जियो 5G सर्विस की बात कर रहे थे यहाँ मुकेश अंबानी क्लियरली, और ये वर्चुअल मोड से 45वीं एजीएम पे बात करते हुए वो बता रहे थे कि जियो किस तरह से भारत में डिजिटल इंडिया और किस तरह से डिजिटली और एम्पावर करने की जरूरत है, और इसी पर वो बात कर रहे थे। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान भी बने हुए हैं जो रिलायंस की एजीएम पे हमसे आज इस चर्चा में शामिल हुए हैं। हमारे साथ मयूरेश जोशी हैं, हमारे साथ नीरज दीवान है, और साथ ही हमारे साथ पार्थिव शाह हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द जेंटलमैन। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे पार्थिव, आज क्योंकि बाजार बहुत कीनली ये नजरें बनाए हुए हैं कि आज क्या कुछ निकल कर आता है एजीएम से 5G रोल आउट को लेकर, क्योंकि ये एक बड़ा नेशन वाइड रोल आउट प्लान हो सकता है, टैरिफ प्लान पे बात हो सकती है। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप इस एजीएम से सुनना चाहते हैं ऐसे बाजार में भी जब आप सुबह थोड़ी कमजोरी देख भी रहे थे, रिलायंस बिल्कुल नहीं गिरा, 1%, इनफैक्ट अब तो खैर 0.5% रह गया, लेकिन 1% तक की मजबूती रिलायंस में देखी है आपने आज के दिन। पार्थिव, मयूरेश भी है हमारे साथ। इनफैक्ट मयूरेश, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि आप सबसे बड़ा क्या की ट्रिगर सुनना चाह रहे हैं आज? क्या रोल आउट आज सबसे बड़ा एक हो सकता है प्लान, या फिर कोई बड़ा सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है, लिस्टिंग की बात हो सकती है रिटेल और जियो को लेकर? क्या बड़ी बातें जो आप आज सुनना चाहते हैं? आफ्टरनून प्रियंका, 3-4 बातें हम देखना चाहते हैं। एक, जैसे आपने राइटफुली कहा, क्या डीलिस्टिंग का इनका जो एक प्रावधान है वो क्या टाइमलाइंस पे अगर कुछ अनाउंसमेंट्स होती है तो दोनों जियो और रिटेल के कारोबार को लेके। दूसरा, आई थिंक जो 5G सर्विसेज हैं, 7 मिलियन का जो आंकड़ा हमने आज सुना है, और हमने ये भी देखा है कि जो फिक्स ब्रॉडबैंड है पूरे भारतवर्ष में 20 मिलियन के आसपास है। तो देयर इज ट्रिमेंडस पोटेंशियल ऑफ स्कोप फिक्स ब्रॉडबैंड को यूज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। और मुकेश भाई ने लास्ट एजीएम में भी कहा था, आई थिंक जो रोल आउट हुआ है ऑलमोस्ट 1000 cities have got covered and we'll be the first to probably have a large coverage in most towns and cities, जैसे हम फाइबर ऑप्टिक लेयर केबल्स अपने स्प्रेड आउट करेंगे। तीसरा, 5G मोबाइल हैंडसेट को लेके आई थिंक मैं स्पेसिफिकली सुनना चाहता हूँ, बिकॉज यू विल नीड डेडिकेटेड हैंडसेट्स एंड डिवाइसेस to enable 5G services on your phones as well, क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड हैंडसेट्स और नेटवर्किंग सिस्टम्स लगेंगी। तो इसके ऊपर कुछ अनाउंसमेंट्स मैं सुनना चाहता हूँ। और रिटेल कारोबार को लेके आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट्स अब तक हुई है उसमें आई थिंक और क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो सकता है जियो मार्ट को लेके, ये बहुत अहम होगा समझने के लिए। पूरा सिनर्जी इंप्लीकेशंस जियो मार्ट, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज को लेके, तो ये 4-5 चीजें आई थिंक बहुत अहम होगी जियो और रिटेल में। ये 4-5 चीजें सुबह से भी हम बता भी रहे हैं अपने व्यूअर्स को कि इन पर बाजार बहुत कीनली वॉच लगाए हुए हैं कि वो सुनना चाहते हैं। नीरज, आप भी इस चर्चा में शामिल है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या सुनना चाहेंगे यहाँ? क्या ये जो न्यू एनर्जी और ओल्ड एनर्जी, ये क्या एक डिफिकल्ट, कितना मुश्किल या कितना इजी ट्रांजिशन होगा? क्योंकि रिलायंस की जो रूट्स है वो पेट्रोकेमिकल में है, क्रूड रिफाइनिंग में है, लेकिन ऑफकोर्स जिस तरह से अंबानी जिस तरह से रिलायंस ने स्मॉल ग्रीन एनर्जी फर्म्स को ग्लोबली एक्वायर किया है, तो उनके प्लान तो बहुत रॉबस्ट दिखते हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है? कौन से बड़ी अनाउंसमेंट आप जो सुनना चाहते हैं आज के एजीएम में? एक्चुअली गुड आफ्टरनून, जो उन्होंने पिछली बार अनाउंस किया था कि वो एक बहुत बड़ा केपेक्स $10 बिलियन का न्यू एनर्जी में कर रहे हैं, उसको बेसिकली उसका क्या रोल आउट होगा, वो कैसे कैसे होगा, अभी तक कितना हो चुका है उसमें से, उसका क्या कितने साल का प्लान है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की लोग वेट कर रहे हैं कि एक पूरा ट्रैक कैसा रहेगा उसका इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और जैसे आपने कहा, एक बिल्कुल ही नई फील्ड थी रिलायंस के लिए जिसके अंदर वो एंटर कर रहे हैं, वेदर इट्स रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन। तो वो एक ट्रैक और कब कैसा कैसा कैपेक्स का रोल आउट होगा, वो एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है जिसके लिए लोग वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए इस डिस्कशन में पार्थिव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पार्थिव, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। रिलायंस की एजीएम जारी है और उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो वो हम अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे, बट आपसे समझना चाहेंगे आज जो भी अनाउंसमेंट होगी उसमें आप क्या कीनली वॉच करेंगे इस एजीएम में? शुक्रिया।
देखिए, सबसे पहले जो जियो टेलीकॉम के बारे में जो उन्होंने अनाउंसमेंट अभी तक की है और आगे जाते करने वाले हैं, उस पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। द रीजन बीइंग कि 5G के अंदर जिस तरह से ग्लोबली हमने देखा है काफी लॉन्चेस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि रिलायंस ने इन हाउस टेक्नोलॉजी बनाई है और वो जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो लेटेंसी है वो कम होने के वजह से उसका जो पेनिट्रेशन इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत फास्ट हो सकता है। एंड दिस 5G टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वायरलेस, बिकॉज वायरलेस में तो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि रिलायंस के पास 421 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जो फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड है, बिकॉज फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड में अगर इंडिया का टोटल देखें तो हम लोग अराउंड 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिए कि वी आर रैंक्ड एट 138th रैंक, तो यहाँ पे आई थिंक 5G टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज ये कंपनी के पास करीबन 11 लाख किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, प्लस जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी बनाई है लो कॉस्ट में इन हाउस टेक्नोलॉजी बनाई, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रॉयल्टी पेमेंट उनको देना पड़ता है किसी और कंपनी को ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए, तो उसकी वजह से बहुत सारी क्षमता है कि करीबन 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड कर सकते हैं फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड में, जो एक रेवोल्यूशन ला देगा कंट्री में, बिकॉज ये कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लॉट ऑफ कंपनीज एंड कनेक्टेड इकोसिस्टम। दूसरा हमारा मानना है कि रिटेल के अंदर जिस तरह के उनका रेजिलिएंट ग्रोथ उन्होंने दिखाया है और मोर इंपॉर्टेंटली जो डिजिटल चैनल से उनका जो सेल्स वहां पे बढ़ा है, आई थिंक उस पर हमेशा हमें लगता है कि यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजी सेंट्रिक टॉक करके आई थिंक जो ग्रोसरीज जैसी चीज है या रिटेल के लिए जो भी कंज्यूमर के लिए जो भी चीजें है वो बहुत ही एफिशिएंट वे में डिलीवरी बेस्ड सिस्टम में ये लोग आई थिंक अडॉप्ट कर सकते हैं। हमने जाना है कि 200 बिलियन का उन्होंने कैपेक्स भी किया है डंजो जैसी कंपनी में, तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि उनका बड़ा प्लान रहेगा और अगर 3 गुना उनको बिजनेस साइज करना है आने वाले 3 से 5 साल में, जो चेयरमैन साहब ने पहले भी बताया था, तो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ मोर कैपेक्स इन दिस फील्ड ऑल्सो। तो यहाँ पे भी आई थिंक एक्सपेक्टेड है काफी अनाउंसमेंट आएंगे। ऑयल टू केमिकल में हमने देखा कि ये पूरा जो बिजनेस मॉडल है डीकार्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है और इसके रिलेटेड जो न्यू एनर्जी बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज ये टोटली ग्राउंड अप नई टेक्नोलॉजी रहेंगे, नया बिजनेस कैपेक्स रहेगा टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट $10 बिलियन, तो ये बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करने की क्षमता ये कंपनी रखती है और आने वाले 4 साल में जो 4 गीगा फैक्ट्री वो लोग सेटअप कर रहे हैं 5000 एकर्स जामनगर के प्लांट में, तो आई थिंक यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम रहता है ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। और ग्लोबली भी हमने देखा है कि ग्लोबल कंपनीज के साथ उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसिल बनाया है, नॉलेज फोरम जैसा काउंसिल बनाया है जहाँ पे दुनिया भर के जो दिग्गज है जो ये टेक्नोलॉजीज में उनके पास पैटर्न्स है उसका पूरा एक इकोसिस्टम रिलायंस से बना है, तो यहाँ पे भी आई थिंक बहुत क्षमता रहेगी और यहाँ पे नए अनाउंसमेंट की मार्केट को डेफिनेटली उम्मीद रहेगी। बिल्कुल। और देखिए एजीएम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बयान भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं मुकेश अंबानी की तरफ से। रिलायंस देश की तरक्की में एक बड़ा योगदान करेगा। जियो दिवाली तक 5G सेवा लॉन्च करने की बात की जा रही है। देखिए अभी अभी एक यहाँ पर ब्रेकिंग निकल कर आई है, बड़ी ब्रेकिंग है ये कि जियो दिवाली तक 5G सेवा लॉन्च कर सकता है, ये एक न्यूज यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा देश की तरक्की में बड़ा योगदान देगी और आने वाले समय के लिए भारत को एक बड़ा ताकतवर बनकर उभरेगा। इस तरह के बयान भी मुकेश अंबानी की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। मयूरेश, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं दिवाली तक जियो 5G भी सेवा लॉन्च करेगा, ये एक अभी अभी अनाउंसमेंट निकल कर आया है एजीएम से। आपका क्या व्यू बन रहा है अभी जो अनाउंसमेंट है इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, काफी पॉजिटिवली देखता हूँ आई थिंक, क्योंकि जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, पिछले एजीएम में बातें यही हो रही थी और जो एनुअल रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि 1000 सिटीज यानी 1000 शहर इन्होंने कवर कर लिए हैं और जो फाइबर ऑप्टिक लिंक का एक पूरा प्रयास है ये इन्होंने कुछ वर्षों पहले ही स्टार्ट कर लिया है। तो आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट रेडी इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज सर्विसेज। वो जो एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेज एंड इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म्स जो फ्रंट एंड और बैक एंड में लगती है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग फाइबर ऑप्टिकल टू द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, मुझे लगता है आई थिंक दिवाली तक अनाउंसमेंट इज अ वेरी वेरी प्लेजेंट न्यूज। क्योंकि जो फिक्स ब्रॉडबैंड की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे नहीं लगता विद द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट एग्जिस्ट आज भारतवर्ष में, जैसे पार्थिव ने भी फिगर्स कहे हैं, जो मुकेश भाई ने खुद ने फिगर्स कहे हैं कि देयर इज ओनली 20 मिलियन काइंड ऑफ पेनिट्रेशन, जो काफी बड़ा मार्केट हो सकता है। इसलिए प्राइसिंग में भी आई थिंक बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक इट विल बी कॉम्पिटिटिव
विच मीन्स दैट मार्केट शेयर गेन्स फिक्स ब्रॉडबैंड में भी हासिल होंगे। और वायरलेस में तो आप देख ही रहे हैं कि आई थिंक जो रिलायंस और भारती है ये अच्छा खासा मार्केट शेयर ऑलरेडी गेन कर चुके हैं। तो लगता है काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ दिवाली तक लॉन्च करना, एंड दैट शुड बी टेकन वेरी वेरी पॉजिटिवली बाय द मार्केट्स। एब्सोल्युटली। तो ये जो पहली एक जो बड़ी अनाउंसमेंट थी उसको लेकर अभी तक दिवाली तक की न्यूज आई है कि दिवाली तक ये 5G सर्विसेज रोल आउट हो जाएंगे। हालांकि और डिटेल्स आनी है कि टैरिफ प्लान्स कैसे होंगे, डिमांड कितनी बड़ी स्ट्रांग होने किन ज्योग्राफी से लगती है, ये सारी बातों पर हम और डीप रिसर्च करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ हम देख रहे हैं मयूरेश, ये बात थी क्योंकि ये इतनी बड़ी न्यूज थी और पूरे सेक्टर के लिए भी एक री रेटिंग जैसा मूव भी था। आप टेलीकॉम एंसिलरी में भी देखें जिस तरह से वहां एक री रेटिंग का मूव बना हुआ है, क्योंकि जब ये 5G ऑक्शन हुई तो $19 बिलियन की जो स्पेक्ट्रम सोल्ड हुई है उसमें टॉप बायर रिलायंस था। तो जियो से तो एक बड़ी सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है यहां पर। लेकिन क्या यहां पर आपको और इम्प्लीमेंटेशन में क्या और चैलेंजेस लगते हैं, क्या आप वॉच आउट करना चाहेंगे? क्या इस स्पेस के लिए ये एक वॉचफुल इवेंट है कि टैरिफ प्लान्स कैसे होंगे 5G के, कितने कंपेटिटिव होंगे? क्योंकि एक बड़ा रेवोल्यूशन जब 4G आया, जियो आया तो रिलायंस ने क्रिएट किया ही। नहीं, एब्सोल्युटली प्रियंका। तो आई थिंक प्राइसिंग प्लान्स काफी रीजनेबल रखेंगे, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जस्ट अभी जो कह रहा था, क्योंकि आई थिंक मार्केट शेयर गेन करना और हासिल करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा आप ये समझिए, जो आई थिंक एंड यूजर एप्लीकेशंस होती हैं 5G सेवाओं की, इसके लिए आई थिंक जो डेवलपिंग डिवाइसेस लगती हैं ये थोड़ी डिफरेंट रहती है कंपेयर टू व्हाट वी यूज फॉर 3G और 4G। तो इसलिए मैं देखना चाहता हूं अनाउंसमेंट्स में कोई 5G हैंडसेट को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स होती है क्या। तीसरा आई थिंक जो डिप्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं दिवाली तक का, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि अगर एक रीजनेबल टैरिफ प्लान से एक एग्रेसिव रोल आउट होता है, एंड मुकेश भाई ने ये प्लान ऑलरेडी आई थिंक बहुत अच्छी तरह से जाहिर किया था कि दे वांट टू बी प्रोबेबली बी द फर्स्ट, एंड इट लुक्स लाइक अगर दिवाली तक लॉन्च करेंगे दैट दे विल बी द फर्स्ट टू लॉन्च दीज सर्विसेज विद द प्रेजेंस ऑफ ऑलमोस्ट 1000 सिटीज, यानी 1000 शहरों में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एग्रेसिव केपेक्स और भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स। चौथा जो बैकएंड लगता है प्रियंका, इसके लिए आई थिंक थोड़े ट्वीक्स लगते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकएंड पे भी और फ्रंट एंड पे भी, एंड आई एम प्रीटी श्योर आई थिंक रिलायंस इज वेरी वेल इक्विप्ड टू प्रॉब्ली हैंडल दिस, क्योंकि अगर दिवाली तक लॉन्च करना है तो ये सारी चीजें आई थिंक अभी टेस्टिंग या बीटा फेज में होंगी, and then that launch will probably happen in the next couple of months. तो मुझे लगता है आई थिंक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है, एंड इफ दे प्रोबेबली लॉन्च दिस व्हिच दे आर एक्सपेक्टिंग टू, एज दे से, मुझे लगता है जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ये हमेशा आई थिंक लीडर को मिलता है, एंड इफ रिलायंस इज एबल टू डू दैट, आई थिंक दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज स्टेज विद them. ज्योग्राफीज यहाँ पर यानी अनाउंस हुई हैं, चेन्नई और कोलकाता। शरद भी है हमारे साथ स्टूडियो में। शरद बहुत डीप रिसर्च करते हैं सब्जेक्ट पे भी, हमारे कई सारे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स और ग्राफिक्स बना के लाते हैं। शरद, ये जो 5G रोल आउट है ये तो बहुत पहला पॉइंट था, ये इस पर तो सबसे पहले बाजार की नजर थी, लेकिन और डिटेल्स अब जैसे से आ रही हैं, चेन्नई बताया जा रहा है, कोलकाता बताया जा रहा है, ये दो बड़ी ज्योग्राफीज है जहां से पहले 5G रोल आउट होगा। पर हम एक और जो बड़ी सरप्राइजिंग मूव देख रहे हैं कि टेलीकॉम के साथ साथ टेलीकॉम एंसिलरीज में वो कितनी बड़ी री रेटिंग है, इसमें जो कंपनीज है वहां कितना बड़ा मोड फैक्टर है, आप कैसे प्ले आउट होते हुए देखते हैं इस पूरे सेक्टर को? जी बिल्कुल, टेलीकॉम एंसिलरी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स जैसे HFCL हुए जो एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं जो फाइबर्स होते हैं रिलायंस के साथ, तो वो स्टॉक में भी आप देख सकते हैं तेजी देखने मिली है। आप उसके अलावा जो है बहुत सारे स्टेरलाइट टेक जैसे कंपनी हुए, 5G के जो एंसिलरी थीम वाले कंपनीज हुए, और इंक्लूडिंग नेल्को भी 5G में है और रूरल कनेक्टिविटी पे उनका फोकस है। और आप देख सकते हैं नेल्को के स्टॉक प्राइसेस में भी जो है ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ देखने मिला है, आज ऑलरेडी सर्किट खा रहा है। तो जो टेलीकॉम स्पेस तो जरूर मूव करेंगे, लेकिन जो टेलीकॉम हार्डवेयर है, टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स है, उस पे जो है तेजी देखनी पड़ सकती है और आगे जाते हुए लंबे ऑर्डर बुक्स देखने मिल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो 3 अहम बात हुए हैं आज के AGM के मीटिंग में, वो सबसे पहला है कि 2 लाख करोड़ का कैपेक्स होने वाला है 5G के लिए। दिवाली, इस साल के दिवाली में जो की सिटीज में जो है रोल आउट होने वाले हैं, और अगले साल दिसंबर 2023 तक पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में कवरेज देखने वाली है। ये तो बात हुई, लेकिन जो इन बिटवीन द लाइंस जो कहते हैं प्रियंका, उसमें जियो ने 700 मेगाहर्ट्ज का लो बैंड स्पेक्ट्रम में जो है उन्होंने जो है वो जो 5G स्पेक्ट्रम में उन्होंने जो है हिस्सेदारी ली और वो जीते। अब जब ये लो बैंड स्पेक्ट्रम होता है तो आप कह सकते हैं कि जहां पे कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं या जो Tier 3 Tier 4 सिटीज होते हैं
उसको वो कैटर कर सकता है और उसका कोई कॉम्पिटिटर वहां पे है नहीं। Alright. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो इन बिटवीन द लाइन जो हमने रीड किए हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि जो रोल आउट होगा पैन इंडिया वो भी बहुत ईजी होगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात देखनी होगी कि एंसिलरी कंपनीज जो टेलीकॉम स्पेस पे है, ऑफकोर्स भारती एयरटेल और रिलायंस दोनों के बैलेंस शीट में भी इंप्रूवमेंट आई है, ARPUs बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल देख रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। हालांकि एक चीज और मैं पॉइंट आउट करूंगा कि इस 5G थीम में जो है आपके बीटन डाउन स्टॉक आज है दिन के ट्रेड में टेक महिंद्रा, उनका भी 5G का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़े लेवल पे है, ऑलमोस्ट 20 to 25% पे इस टेक्नोलॉजी पे वो काम करते हैं। तो जरूर टेक महिंद्रा पे फोकस रखिएगा और जितने भी अन्य 5G एंसिलरी थीम स्टॉक्स हैं उन पे भी फोकस रखे हैं। तो यानी आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा स्केल हो जाएगा। तो अभी तो खैर जो कैपेक्स निकल कर आया है वो 2 लाख करोड़ आया है। नीरज, आप कैसे देख रहे हैं, क्या किस तरह से आप इस डिटेल्स को एनालाइज कर रहे हैं कि जो अभी इनिशियल कैपेक्स आ रहा है वो यही 5G रोल आउट के लिए वो 2 लाख करोड़ होगा। कहाँ कहाँ आपको लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है? बेसिकली जो केपेक्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने जैसे एक एग्रेसिव प्लान बोला है कि दिवाली तक ही वो 4 बड़ी सिटीज में शुरू कर देंगे और 2023 दिसंबर तक पैन इंडिया कर देंगे। तो जिस तरह की उन्होंने बोला है कि वो फिक्स ब्रॉडबैंड में भी काफी ज्यादा उनको है कि स्कोप है, जहाँ पेनिट्रेशन बहुत बढ़ सकती है, पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो एक नेटवर्क पूरा बनाना होगा, तो उसमें ऑप्टी फाइबर की जो कंट्रीब्यूशन होगी और जो कंपनीज है जो ये कनेक्टिविटी में हेल्प करेंगे, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आई थिंक ये ऐसी कंपनीज है जिनको काफी इसका एक पार्ट मिल सकता है। तो ऑप्टी फाइबर इक्विपमेंट, जैसे इन्होंने बात की अभी कंपनी थी जैसे हिमाचल है, और ऑप्टी फाइबर बनाने वाली कंपनीज हैं। एक और कंपनीज है जो लेआउट में हेल्प करती हैं, तेजस है, जैसे विंध्या टेल लिंक है। ये काफी कंपनीज है जो इस चीज को एक फायदा मिल सकता है इसका, जहां ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। आई थिंक एक बहुत बड़ा पार्ट उनको भी इसके साथ मिल सकता है। ओके और बिल्कुल, और जैसे ही ये खबर आई है और हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी शेयर्स जो कि शरद भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वहां पर तेजी भी है। विंध्या टेल लिंक्स में 2.5% की तेजी अभी आई है। HFCL 4% ऊपर आ चुका है। नेलको, स्टरलाइट टेक सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। पार्थिव, आपसे समझना चाहेंगे इस स्पेस में आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, क्योंकि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है एक अच्छी बाइंग इस वक्त देखी जा सकती है इन तमाम कंपनियों में। आपका क्या व्यू बन रहा है? एक चीज समझनी जरूरी है कि अगर रिलायंस जैसी कंपनी 2 लाख करोड़ का जो कैपेक्स अनाउंस करती है फॉर 5G पैन इंडिया 5G रोल आउट, और ये दिसंबर 2023 तक उन्होंने अनुमान दिया है कि पूरे इंडिया तक ये रोल आउट हो जाएगा, तो नॉट नेसेसरली द एंटायर पाई ऑफ दिस कैपेक्स विल गो टू इंडियन कंपनीज, बिकॉज इतनी बड़ी क्षमता इंडियन कंपनीज में आज के तारीख में नहीं है कि ये पूरा जो कैपेक्स है वो सप्लाई कर पाए या वो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक सप्लाई दे पाए। तो डेफिनेटली काफी ग्लोबल कंपनीज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट होंगी। लेकिन अगर मैं देखने जाऊं तो नॉट ओनली रिलायंस बट भारती भी 5G क्या कैपेक्स करेगा, तो उस लिहाज से डेफिनेटली जो एक कंपनी हमें अच्छी लग रही है वो टाटा ग्रुप की तेजस नेटवर्क्स है। नो डाउट आज थोड़ा शेयर रैली किया है, लेकिन जब भी कंसोलिडेट होता है कोई भी डिक्लाइन आती है तो ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली नजर में रखें, बिकॉज ग्लोबली अगर हम देखने जाए तो वर्ल्ड ओवर एक कंसेंसस बन रहा है कि चाइनीज इक्विपमेंट गियर को अवॉइड करे, वेदर इट इज हुआवे और ZTE। तो उस लिहाज से अगर तेजस नेटवर्क उनका ऑपरेशन स्केल अप कर सकता है, बिकॉज नाउ दे हैव बैकिंग ऑफ टाटा ग्रुप, तो नॉट ओनली दे विल बी सप्लाइंग इक्विपमेंट टू द इंडियन कंपनीज बट इवन एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे बन जाता है। फाइबर ऑप्टिक की कंपनीज जो डिस्कस हुई जैसे कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है, विंध्या टेली है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि बिजनेस मॉडल जिस तरह का है तो वहां पे थोड़ा वॉलेटिलिटी रहता है मार्जिन्स का बेस्ड अपॉन द रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी, तो यहाँ पे हमारा बहुत रुचि नहीं रहेगा। लेकिन वी डेफिनेटली प्रेफर अ कंपनी लाइक तेजस नेटवर्क्स टू प्ले एज अ प्रॉक्सी फॉर टेलीकॉम कैपेक्स। राइट, तेजस नेटवर्क्स भी ये कंपनी है। देखिए 13% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा नीचे आने दे फिर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं तेजस में। मयूरेश, हमें कारोबार के बारे में तो काफी चर्चा की, लेकिन एक और चीज जिस पर की सबकी नजर है इस बार के AGM में, और वो है सक्सेशन प्लानिंग। इस अनाउंसमेंट को भी बाजार वॉच कर रहा है। आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? अगर इससे जुड़ा कुछ अनाउंसमेंट आता है तो वो फिर कितना पॉजिटिव होगा, या किस तरह से देख रहे हैं आप कंपनी के सक्सेशन की योजनाओं को? लेके आई थिंक सक्सेशन प्लान इज ऑलरेडी स्टार्टेड।
रिटेल में भी हम जो सुन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, आई थिंक मार्केट्स भाप के चल रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट शुड हैपन एंड दैट ऑलरेडी हैज स्टार्टेड गेटिंग रोल्ड आउट. तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट मार्केट्स हैव टेकन दैट इन देयर स्ट्राइड, और उस हिसाब से मुझे नहीं लगता आई थिंक कि एनी डाइवर्जेंट अनाउंसमेंट्स कुछ आती भी है तो आई थिंक कुछ होगा. आई थिंक सक्सेशन प्लानिंग हैज बीन डन विद एन इंटेंशन ऑफ सक्सेसफुली पासिंग दिस थ्रू अगले कुछ सालों में. और नेक्स्ट जनरेशन के लिए आई थिंक जो एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट क्रिएटिंग द प्लेटफॉर्म बट दोनों आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स जैसे ये प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे थे राइट फ्रॉम डे वन. तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की जो मार्केट्स को अच्छी लगेगी आगे जाते वक्त भी, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस एंड कंपाउंड द ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. तो मुझे लगता है आई थिंक सक्सेशन प्लानिंग मार्केट भाप के चल रहा है एंड आई थिंक दैट शुड बी टेकन इनटू द स्ट्राइड ऑफ व्हाटएवर अनाउंसमेंट्स हैव रिलेटेड. एक बार रिलायंस की जो अब तक की एजेंट्स में जो मूवमेंट्स रही है उस पर अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा आपको जो मूव सिंगल डे एजीएम में दिखा पिछले 5 साल में वो 2019 में देखने को मिला था. एजीएम डे में लगभग 10% की मूव आई थी और उस दिन खास क्या था, उस दिन खास था अरामको इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट हुई थी. ये तो बात हुई थी कि कमर्शियल लॉन्च करेंगे जियो फाइबर का, लेकिन बाजार जिस चीज से एक्साइट हुआ था वो था अरामको इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट से. आज बाजार क्या सुनने को बैठा है या किस तरह से एक सरप्राइज मूव हो जाएगा 5G रोल आउट को लेकर? मोस्टली सब कुछ प्राइस इन था, 5G रोल आउट होने हैं, सिर्फ डिटेलिंग आनी थी पार्थिव कि कब तक शुरू हो सकता है, टैरिफ प्लान कैसे हो सकते हैं, कौन सी ज्योग्राफीज में पहले आएगा, कैपेक्स कितना बड़ा है. यानी बाजार को ये डिटेल्स का इंतजार तो बहुत था लेकिन बहुत हद तक चीजें प्राइस इन है. जो पॉजिटिव सेट ऑफ एलिमेंट है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो यहां से एक बाउंस एक अलग लेग ऑफ एक्साइटमेंट दे सकता है स्टॉक को? अभी भी हम देखें तो जितनी भी चर्चा हुई है वो जियो रिलेटेड हुई है, जिसमें 2 लाख करोड़ के कैपेक्स की जो बात की है और जो टारगेटेड फिक्स ब्रॉडबैंड कस्टमर्स एक्विजिशन की जो बात हुई है करीबन 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स. और मैं मोटा मोटी मान के चलूं कि ये सब्सक्राइबर्स सालाना इवन अगर 2000 रुपीज भी आरपू देते हैं तो इन दैट रिगार्ड्स आई थिंक दिस इज अनदर बिजनेस जो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट का पोटेंशियल रखेगा ओवर एंड अबाउट जो 421 मिलियन उनके जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स है, जहां पे हम देख रहे हैं कि आरपू का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है. तो ये बिजनेस आने वाले समय में बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेशन करेगा और यहाँ पे ग्रोथ आई थिंक डेफिनेटली जिस तरह का पेनिट्रेशन है, जिस तरह का एडॉप्शन है, तो ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा. नॉट ओनली दैट, हमारे ऐसा मानना है कि जो बड़ी एक्साइटमेंट आज के एजीएम में रहेगी विल बी ऑल आइज ऑन द 75,000 करोड़ कैपेक्स जो $10 बिलियन का कैपेक्स है. बिकॉज हम जानते हैं कि जियो तो एक इंक्यूबेटेड बिजनेस है जो करीबन 8-9 साल पहले जब उन्होंने पहली अनाउंसमेंट की थी वहां से हमने देखा बहुत प्रोग्रेस हुआ. सेम इज द केस विद रिटेल. तो ये जो 2 कंपनीज है ऑलरेडी रिलायंस के जो कंसोलिडेटेड शेयर प्राइस है उसके सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन में ऑलरेडी दे आर पार्ट ऑफ इट. लेकिन आई थिंक मार्केट विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो कि जो न्यू एनर्जी बिजनेस है जहां पे बहुत सारी चर्चा हो रही है ग्लोबल लेवल्स पे 2035 2050 तक के टोटल डीकार्बनाइजेशन के टारगेट्स है, और अगर इसमें ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे ग्लोबल लेवल पे अभी तक इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है एंड इफ इंडिया एंड मोर इंपोर्टेंटली रिलायंस इस तरह का कैपेक्स करके इसमें स्ट्राइड ले सकता है तो नॉट ओनली टू सप्लाई टू द इंडियन मार्केट बट इवन ग्लोबल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. इस तरह का उन्होंने रोड मैप दिया था. तो यहाँ पे अगर कोई ज्यादा बुलिश टोन आता है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग और अपटिंग द कैपेक्स ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स तो मार्केट ये जो बिजनेस है उसको थोड़ा अर्ली ऑन प्राइस ऑन करेगा लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिलायंस ग्रुप के एग्जीक्यूशन का. तो आज के तारीख में सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन में ये जो बिजनेस वर्टिकल है उसको करीबन 200 से 300 रुपए पर शेयर का वैल्यू मिलता है. लेकिन अगेन ऑल आइज ऑन द अनाउंसमेंट. तो इसमें अगर कोई बड़ी बात होती है तो ये मार्केट एक ट्रिगर की तरह लेगा शेयर को आगे जाते रीरेट करने के लिए. सम पार्ट वैल्यूएशन में 200 से 300 रुपए का यहाँ प्रीमियम मिल सकता है. पार्थिव बताते हैं. बिल्कुल नीरज, हम लगातार जो फाइनेंशियल्स भी देखे रिलायंस के तो आप देखेंगे पिछले लगभग 5 क्वार्टर से आरपू हो, रिलायंस जियो की पर्सपेक्टिव बात हो रही है, रिलायंस के आरपू हो, एबिटा हो, वो लगातार 5 क्वार्टर से आप देख रहे हैं इंप्रोवाइज हो रहे हैं. टैरिफ हाइक भी कंपनी 2 बार ले चुकी है. सो ये जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन 5G रोल आउट से होगा, आपको क्या लगता है कि कितना एक एडिशनल आरपू मिल सकता है या कितना बड़ा एक ग्रोथ मिल सकती है जियो के बिजनेस में, अगर परसेंटेज में एब्सोल्यूट टर्म में एक एस्टिमेशन लगाना हो तो? डेफिनेटली जो आरपू में इंप्रूवमेंट होगी, 5G सर्विसेज में आपको डिजिटल सर्विसेज मिलेंगी, जो फिक्स्ड 5G है उस पर भी डिजिटल सर्विसेज मिलेंगी, तो वहां से डेफिनेटली एक आरपू इंप्रूवमेंट हो सकती है. पर अभी इनिशियली जिस तरह के प्लान्स आते हैं, बिकॉज आपको कस्टमर को 4G से 5G में चेंज करना है,
वहाँ पे इक्विपमेंट भी, हैंडसेट वो भी चेंज होते हैं। तो आई थिंक इनिशियली एक बहुत अग्रेसिव मुझे लगता नहीं कि वो प्राइसिंग कर सकते, बहुत ज्यादा प्राइसिंग बढ़ा नहीं सकते। आई थिंक उनको एक कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, उसको बहुत अग्रेसिव नहीं कर सकते उसको। आई थिंक मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इमीडिएटली होगी। हाँ, एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट मिलेगी बिकॉज पेनिट्रेशन, और जैसे वो बोल रहे हैं एक फिक्स 5G है, आई थिंक वहां पे एक स्कोप है जहाँ पे आप जितनी पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे वहां आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ सकती है। तो आरपू में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, जो डेफिनेटली एक 4G 5G का डिफरेंस होगा, पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस निश्चित नहीं डाल सकते क्योंकि पेनिट्रेशन करना जरूरी है। तो आई थिंक वो एक बार जब तक आपको एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि किस तरह के प्लान, किस तरह की प्राइसिंग आ रही है, इट्स डिफिकल्ट टू गेस राइट नाउ। बिल्कुल। तो ये एक चर्चा हमारी जारी है रिलायंस पर, और वहां पर एजीएम पे भी हमारी नजर बनी हुई है। जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आते हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हमने सारे कारोबार को लेकर डिस्कस किया, और अहम अनाउंसमेंट क्या है, आने वाले समय में क्या रिएक्शन उसका रिलायंस पर देखने को मिल सकता है, इस सब पर हमने चर्चा की। चलिए अब वापस लौटते हैं मार्केट पर और बाजार पर नजर डालें तो निफ्टी देखिए इस वक्त 234 अंक नीचे है। सेंसेक्स में करीब करीब 800 अंकों की कमजोरी है। बैंक निफ्टी 717 अंक नीचे इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो कल जो ग्लोबल मार्केट का जो इम्पैक्ट था, जो प्रेशर वहां पर देखा गया, उसका क्लियरली आज भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। हम वीकनेस यहां पर देख रहे हैं, लेकिन हालांकि जो कमजोरी आज सुबह हमने देखी थी वहां से हल्की रिकवरी यहां पर देखने को मिली है। और अच्छी बात यह है कि 17,200 के लेवल को नहीं तोड़ा, जिसको कि एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर एक वीकनेस बढ़ सकती है, लेकिन उस लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड किए हुए है बाजार। मयूरेश, आप बाजार पर आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्या व्यू बन रहा है फेड के अनाउंसमेंट होने के बाद? जिस तरह का रिएक्शन आया है भारतीय बाजारों में, क्या घबराने की बात है आने वाले समय के लिए, या फिर दायरे में ही रह सकता है? तो शायद फिलहाल दायरे में रहेगा मार्केट्स, क्योंकि आई थिंक जो न्यूज फ्राइडे को अनाउंस हुई थी और जैसे रिएक्शंस आए हैं यूएस मार्केट्स में, बाकी अन्य साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में, आई थिंक आर मार्केट्स हैव रिएक्टेड अकॉर्डिंगली। हाउएवर आई थिंक हम बार बार यही कहते जा रहे हैं और काफी एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इंडिया की जो परिस्थिति है काफी मैक्रो फ्रंट्स पे और माइक्रो फ्रंट्स पे भी, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ये फार बेटर परिस्थिति में है। और 2-3 और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक, आई थिंक जो यूरोपियन क्राइसिस हम देख रहे हैं, स्पेसिफिकली गैस और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें, पावर आउटेजेस वहां देख रहे हैं आप 6 से 8 घंटे। मैं कई आर्टिकल्स पढ़ रहा था कहाँ पे अनफीजिबल, आई थिंक फीजिबल ही नहीं है आई थिंक फैक्ट्रीज या प्लांट्स चलाने के लिए, और कैसे आई थिंक अनाउंसमेंट्स करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ की कमोडिटीज। आई थिंक ये बहुत अहम होने वाला है। एग्जांपल के तौर पे फर्टिलाइजर और केमिकल की प्राइसेस या फैक्ट्रीज हैव ऑलमोस्ट गॉट शट डाउन और आर वर्किंग एट वेरी वेरी मिनिमल कैपेसिटी। फोक्सवैगन का कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पे दे आर प्लानिंग टू इंपोर्ट विंडशील्ड एंड ग्लासेस, और इसकी एक बहुत अच्छी इन्वेंट्री को बिल्टअप करके रखनी है जस्ट टू अवॉइड एनी पेन गोइंग फॉरवर्ड, कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी इंपोर्ट अपॉर्चुनिटीज या इंडिया के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज उभर के रहेंगी। थोड़ा पेन जरूर इंडिया को सहना पड़ेगा इन व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ ड्रॉट, जो यूरोप ड्रॉट चाइना में आ रहा है, बट हमें लगता है आई थिंक हमारी मार्केट्स आई थिंक काफी रिजिलियंट है और रिजिलियंट शायद रहेगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो फिलहाल तो लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा करेक्शन इंडियन मार्केट्स में आएंगी। वी विल रिएक्ट मार्जिनली कंपेयर टू हाउ ग्लोबल मार्केट्स बिहेव, बट आई थिंक एक दायरेबंद ट्रेंड में रहेगा टू आंसर योर क्वेश्चन। रिकवरी देखें, निफ्टी पर आप रिकवरी देखें 17,320 के आसपास है। यानी आप यहां से जब सुबह हम खुले थे एक गैप डाउन के साथ क्लोज टू 400 पॉइंट्स, वहां से लगभग 270 पॉइंट्स की रिकवरी बाजार ने दिखाई है, और वो भी एजीएम वाले दिन। एजीएम जनरली टिपिकली वो डेज होते हैं, रिलायंस के एजीएम होते हैं, जब बाजार वॉचफुल होता है, थोड़ा कॉशियस होता है, लेकिन जिस तरह की रिकवरी बाजार यहां दिखा रहा है, यानी मार्केट पार्टिसिपेंट और रिलायंस के प्राइसेस पर देखें, उसको देख के ये लग रहा है कि यहां पर अगर कोई ऐसी न्यूज नहीं आएगी जिससे बाजार डिसअपॉइंट हो, अगर बहुत बड़ी कोई एक्साइट करने वाली न्यूज नहीं आती, बहुत हद तक लार्जली इन लाइन है, जो 5 बड़ी जोन्स में बात होनी है, जो 5 बड़ी बास्केट्स है जिस पर बाजार की नजरें हैं, अगर उन पर इन लाइन रहती हैं, कॉन्वर्सेशन अनाउंसमेंट्स इन लाइन रहती हैं, तो एटलीस्ट बाजार इतना रिएक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। फिलहाल आपको बाजार प्रेशर में जरूर थोड़ा, रिलायंस जरूर थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है, क्योंकि अभी तक कुछ बड़ा ऐसा आया नहीं है। शरद, जाहिर तौर पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी रिलायंस को लेकर बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं कि इतनी देर में सिर्फ 5G रोल आउट की बात हुई। एक्चुअली बाजार आज ये सुनना चाहता है कि
रिलायंस जियो को लेकर, रिलायंस रिटेल को लेकर वहां क्या प्लान्स है, क्योंकि ये पिछले दो एजेंट से एक्चुअली मुद्दा बना हुआ है। जी प्रियंका, जैसे आपने रिलायंस रिटेल की बात कही तो 3 या 4 अहम जो है फ्लैशेस स्टार्ट हो गए हैं, जो मैं बस रीड आउट करना चाहूंगा दर्शकों के लिए। यहाँ पे रिटेल जो है उनकी ओवरऑल टर्नओवर की बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ का जो टर्नओवर आया है। रिलायंस रिटेल जो है अमंग द टॉप 10 रिटेलर्स एशिया में है। और इसके अलावा जो है एक इंटीग्रेशन पे बात आई है, जहां पे बहुत सारे स्मॉल मर्चेंट्स होते हैं, बिजनेस हाउसेज होते हैं, उनको इंटीग्रेट करेंगे। अब याद रखिएगा कि जो पूरी जो सेक्टर है, रिटेल सेक्टर जो D2C सेगमेंट पे है या रिटेल सेगमेंट में जो इंटरनेट में आनी चाहती है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट के भी रेगुलेशंस आ रहे हैं ONDC के। तो ऑफ कोर्स रिलायंस रिटेल भी जो है इवेंचुअली इस बड़े नेटवर्क में जो है अपने आप को इंटीग्रेट करने वाला है। तो इसमें डिजिटल इंटीग्रेशन का भी बहुत बातचीत हो रही है। और इसके अलावा रिलायंस रिटेल जो है पूरी तरह फोकस कर रही है कि ज्यादा पेनिट्रेशन जो है बढ़ाए। ऑफ कोर्स एशिया में वन ऑफ द टॉप 10 रिटेलर्स के आंकड़े ऑलरेडी उन्होंने जो है बता चुके हैं। लेकिन हाँ, आपने ठीक कहा था प्रियंका कि अभी बाजार को सुनना है कि क्या प्लान्स आ रहे हैं कि कोई सेपरेट लिस्टिंग होंगी उनकी 2 आर्म्स की, या जो सक्सेशन प्लान है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो बाजार लेके चल रही है, उस पे क्या व्यूज रहती है और आगे जाते हुए जो है किस तरह जो है बढ़ता है या किस तरह जो है सक्सेशन प्लान आती है, तो उस पे क्लैरिटी है। तो उसके कारण जो है आप देख सकते हैं स्टॉक में भी मूवमेंट्स देखने मिल रही है, हालांकि अभी जो है नेगेटिव हो गई है स्टॉक। सक्सेशन प्लान तो है और अभी तक रिलायंस जियो पर ही बात चल रही है। आप देखेंगे थोड़ी देर पहले आकाश अंबानी एड्रेस कर रहे थे, अब ईशा अंबानी एड्रेस कर रही है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पे। लगातार हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे वहां की लाइव तस्वीरें, जो वर्चुअल जो AGM उसकी तस्वीरें, क्योंकि मुकेश अंबानी ने स्टेप डाउन किया एज अ चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम जून में, मेकिंग वे फॉर आकाश अंबानी। तो ये सक्सेशन प्लान को लेकर भी बाजार बहुत ज्यादा कीनली वॉच करना चाहता है। न्यू एनर्जी, ओल्ड एनर्जी, कितना आसान या डिफिकल्ट ये ट्रांजिशन होगा। बड़ी बड़ी यहाँ पर इनफैक्ट ये नहीं भूले हम कि ग्लोबली भी कितनी बड़ी बड़ी एक्विजिशन हुई। 2020 में आपके पास 2 बड़े इंटरनेशनल एक्विजिशन हुई, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आई। तो ये बाजार ये सारी बातों को बहुत कीनली वॉच करना चाहता है। लेकिन इस वक्त आपको रिलायंस थोड़ा सा प्रेशर में जरूर दिखाई दे रहा है, माइनर ही प्रेशर है। अब आप देखें तो फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहा है, लेकिन एजेंट से पहले 1% तक की आपको स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही थी। एक और बात बड़ी मायरेश, क्योंकि मुकेश अंबानी ने बहुत क्लियरली एम्फसाइज भी किया था कि उनका जो विजन है वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रिलायंस अपनी स्पीच में लास्ट ईयर। तो जो ग्लोबल एक्विजिशंस को लेकर और वो लगातार हम देख भी रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी में कई सारे स्मॉल बिजनेसेस को एक्वायर भी किया गया, तो उसको लेकर भी एक बाजार एक व्यू तो सुनना चाहता है कि और अग्रेसिव प्लान कितने हैं इस पूरे कॉन्ग्लोमरेट के। नहीं, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट प्रियंका। इनफैक्ट रिटेल के कारोबार में ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ इन्होंने खर्चा किया है इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन, वो जस्ट डायल हो, 7-Eleven हो, क्लोविया जैसे एक्विजिशंस हो। ग्रीन हाइड्रोजन को लेके भी आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं कि मुकेश भाई ने जो पिछले AGM में एक अनाउंसमेंट की थी कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हम एक प्रोड्यूसर तो होंगे ही होंगे, but we also will be one of the biggest exporters of green energy as well, and one of the lowest cost producers of green energy as well. तो कहीं ना कहीं I think जो एक collaboration होता है to have technology related to this, एक front end back end relationships required, and again I think some part of equity coming in on the green hydrogen business as well. ये बहुत अहम होता है in terms of building up the business by getting in both equity and a reasonable amount of debt, जिससे I think cash flow sustainable रहते हैं और return on equity और return on invested capital अच्छा खासा रहता है, क्योंकि all these projects में front end capex बहुत तगड़ा रहता है और बैक एंड में रिजल्ट्स आते हैं, इसलिए ये सारी चीजें और प्रावधान करना जरूरी होता है। तो जितने आई थिंक विलय और इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, आई थिंक दे शुड स्टार्ट फ्रूक्टिफाइंग। वो जियो प्लेटफॉर्म्स हो, रिटेल के कारोबार में जो किए हैं, इंक्लूडिंग फैशन डिजाइनर जिनके साथ टाई अप्स और स्टेक सेल्स एक्वायर किए हैं, या ग्रीन हाइड्रोजन का कारोबार हो, विच शुड बी बेनिफिशियल फॉर कंसोलिडेटेड ROEs गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल। तो ये रिलायंस पर कमेंट्स कुछ आपको दिए जा रहे हैं और जैसे जैसे देख रहे हैं हम AGM आगे प्रोसीड हो रही है, रिलायंस हरे निशान में था, 0.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर दिख रही थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से यहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ इस वक्त रिलायंस के स्टॉक में दिखाई दे रहा है। सपाट ही यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है जो स्तर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं रिलायंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट भी शामिल हो चुके हैं। राजेश पालविया भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। राजेश जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सर, क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट पर? पहले तो ये बताइए आज की क्लोजिंग जो है वो आप कैसे देख रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको कि आप वॉच करेंगे?
गुड आफ्टरनून पूजा जी। देखिए मार्केट में आज जो इम्पोर्टेंट लेवल थे 17,400 17,500 दोनों लेवल को तोड़ के उसके नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो काफी पुट राइटर्स की जो पोजीशन थी आज अनवाइंड होते हुए दिखे और अपनी पोजीशंस को लोअर स्ट्राइक पे शिफ्ट करते हुए दिखे। तो अब यहाँ पे जो मेजर पुट राइटर्स का बेस बना है वो करीब 17,000 के आसपास बनते हुए दिख रहा है, 17,000 17,100 के आसपास। तो हमें लगता है मार्केट में जिस तरीके से आज जो इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे अब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें लगता है थोड़ा प्रेशर यहाँ पे और भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। और हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे 17,300 से लेके 17,100 वहां तक का भी फॉल यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो अभी यहाँ पे हम जब तक मार्केट में निफ्टी में 17,600 650 के लेवल क्रॉस नहीं होते तो हम यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से 17,500 के लेवल को तोड़ा है और काफी स्टॉक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग या डेंट देखने को मिला नियर टर्म सेटअप पे, तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर और भी आते हुए दिखेगा। ग्लोबल स्क्यूज भी यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। 17,600 का स्टॉप लॉस रखे और लोअर साइड में 17,100 तक की डाउन साइड आते हुए दिख सकती है। और बैंक निफ्टी में हमें लगता है 38,500 के नीचे अगर हम आज क्लोज होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट फिर 38,000 और 37,800 तक भी आते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि आज का लेवल काफी क्रूशियल है। अगर हम 38,500 के नीचे बंद होते हैं तो यहाँ पे भी सप्लाई कल के सेशन में कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। बिल्कुल, तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी देखना। लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं और फिलहाल अभी जो मौजूदा माहौल दिखाई दे रहा है मार्केट में, सेल ऑन राइज का मार्केट लग रहा है ये, और लेवल्स भी आपको अभी राजेश बता रहे थे। कुछ और भी टेक्निकल राय हम यहाँ पर जानेंगे, लेकिन राजेश जी फिर ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रखें? तो देखिए काफी मिड कैप स्टॉक्स में और स्टॉक स्पेसिफिक जरूर एक्शन बना हुआ है मार्केट में। तो हमें यहाँ पे कैश सेगमेंट में जो पहला स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो मजगांव डॉट का है। ये स्टॉक में देखे तो काफी अच्छा ब्रेकआउट, हमें एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। डेली वीकली सेटअप के हिसाब से जिस तरीके से स्टॉक में लास्ट वीक में बाइंग इंटरेस्ट था और आज भी काफी अच्छी बाइंग मजगांव डॉक में यहाँ पे आते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है 405 410 तक के अपसाइड के टारगेट स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। 383 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कोल इंडिया का। कोल इंडिया में देखें तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। डेली वीकली मंथली सेटअप पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके के इसका मंथली सेटअप बना हुआ है, अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक का मोमेंटम यहाँ से और पिकअप होते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पे कोल इंडिया में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 238 से 245, स्टॉप लॉस होगा 225 का। तीसरा स्टॉक जो यहाँ पे हम यहाँ बाय करने की सलाह देंगे वो हेवल्स का रहेगा। स्टॉक में अगर देखें तो पिछले 3-4 सेशन से स्टॉक पे जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना और आज एक डिप लेने के बाद स्टॉक ने जो रिकवरी दिखाई है, तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक एक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में अगर आज की क्लोजिंग 1340 के ऊपर ही रहती है तो ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए दिख सकता है। 1385 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1318 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ये पिक्स रहेंगे आपके राजेश। इस बीच रिलायंस के जियो मार्ट पर जरूर कुछ फीचर्स यहाँ पर ईशा अम्बानी एड्रेस करते हुए वो बता रही थी कि लगभग 260 स्टोर्स हैं रिलायंस जियो मार्ट के। 6 लाख से ज्यादा उनको, लगभग 6 लाख डेली ऑर्डर्स उनको मिलते हैं। तो जियो मार्ट पर बात तो हो रही है, लेकिन रिलायंस रिटेल को लेकर लिस्ट कब होना है, ये जो डिफरेंट आर्म्स को लेकर लिस्टिंग की बात है वो शायद अभी तक बाजार सुन नहीं पा रहा है, कहीं अभी तक सामने नहीं आई तो बाजार रिएक्ट कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि रिलायंस में लगभग 0.5% की यहाँ पर गिरावट आ जाती है। महेश, कितना बड़ा डेंट लग सकता है रिलायंस को अगर आज इनमें से इस न्यूज से रिलेटेड ये दोनों आर्म को लिस्ट करने की बात है, अगर इस पर कुछ नहीं आता तो ये कितना बड़ा बाजार इस पर रिएक्शन दे सकता है? नहीं, सेंटिमेंटल रिएक्शन प्रियंका जरूर हो सकता है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक दे विल डू दैट, क्योंकि 2-3 वर्षों पहले व्हेन जियो एंड पूरा एग्रेसिव प्लान्स हुए थे तो प्लान्स तो बहुत वेल सेट है। अभी कितनी आई थिंक माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए, जो अच्छी खासी अचीव की है बोथ जियो और रिटेल के बिजनेस में। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो आई थिंक अगर आज जो भी अग्रेसिवली सोच रहे हैं कि टाइमलाइंस आएंगी, आए नहीं है, एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आ सकता है, बट मुझे लगता है आई थिंक टाइमलाइंस हैव बीन वेल प्लान्ड आउट फॉर बोथ दीज वर्टिकल्स। और इसलिए अगर आज अनाउंसमेंट हुई भी नहीं तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द सेंटिमेंटल इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चिंता करने की बात है। द प्लान हैज बीन मेड आउट और वो ड्रॉइंग बोर्ड पे जरूर होगा। तो 3 महीने बाद आता है, 6 महीने बाद आता है, अगर पूरा डिले भी होता है उससे मुझे नहीं लगता मार्केट्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए।
इस बीच अब हमारे साथ राहुल शर्मा भी हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं रिलायंस के चार्ट को इस वक्त? कितना बड़ा डेंट लग सकता है अगर बाजार वो नहीं सुन पा, आज कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं आती ऐसी क्रूशल जो बाजार सुनना चाहता है, जो एग्जैक्टली मेरा मयूरी से भी आपसे क्वेश्चन था। आप टेक्निकली चार्ट्स पे कितना बड़ा डेंट देखते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो आज रिलायंस के एजीएम में? गुड आफ्टरनून प्रियंका। देखिए, डेफिनेटली जिस तरीके से मूवमेंट रिलायंस का रहा है, अभी भी रीसेंट पास्ट में हमने देखा कि ज्यादा बड़े जो लेवल्स है वो नहीं नजर आ रहे थे। बट हाँ, जो साइडवेज इसका जो ट्रेंड चलते आ रहा था, अगर उसका हम सपोर्ट देखें फाइनली तो वो बैठता है 2530 पे, 2530 के लेवल्स पे। अगर वो ब्रेक होते हैं तो जरूर थोड़ी सी चिंता बनेगी चार्ट्स पे। बट ओवरऑल सिचुएशन अभी रिलायंस के लिए एकदम परफेक्ट है। और ऑल्दो आज क्योंकि सब मार्केट की पूरी नजर रिलायंस के ऊपर ही चल रही है, तो यहाँ पे थोड़े से ट्रेडिंग एक्टिविटी को थोड़ा सा म्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये वॉलेटाइल काफी ज्यादा हो रखा है। बट ऑन दी अदर नोट, अगर हम इसके बड़े सपोर्ट्स देखें तो डेफिनेटली 2530 के लेवल्स पे प्लेस्ड है। ऑन दी अपसाइड एक रेजिस्टेंस है इमीडिएट बेसिस पे, विच इज अराउंड 2660 लेवल्स। अगर वो क्रॉस होता है तो डेफिनेटली रिलायंस में काफी अच्छी चाल आ सकती है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स। ओके, तो टेक्निकल चार्ट्स में 2660 के ऊपर एक तेजी बनी रहेगी। फिलहाल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ही कारोबार कर रहा है रिलायंस। इसके अलावा राहुल, ओवरऑल मार्केट की बात करें तो क्या व्यू बन रहा है आपका इस वक्त इन स्तरों पर, और कितनी वीकनेस आपको दिखाई दे रही है? क्या आपको सेल ऑन राइज का मार्केट लग रहा है या फिर इस गिरावट में खरीदारी करना चाहिए? क्या व्यू बन रहा है आपका? मेरा मानना है कि हम जिस तरीके से पिछले हफ्ते भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है और अगर निफ्टी के लेवल्स अराउंड हमें 17,100 या 17,200 के आसपास मिलते हैं, दैट विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केट टू री एंटर या फिर अपनी पोजीशंस को एवरेज करने के लिए, इन केस अगर ऑन दी अपसाइड ले रखी है। सो मेरा मानना है कि ये बाइंग ऑन डिक्लाइंस का ही मार्केट है। अच्छे स्टॉक्स, अच्छे कैटेगरी के स्टॉक्स को आप एक्यूमुलेट करें। अगर वो आपको यहाँ पे डिक्लाइन से मिल रहे हैं, सो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये व्यू मार्केट में, लेकिन इस वक्त देखिए एजीएम पे लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और अब एक और खबर यहाँ पर, एक और अपडेट वहां से आया है कि एफएमसीजी कारोबार में भी अब रिलायंस रिटेल उतरेगी। ये ईशा अंबानी इस वक्त रिलायंस के एजीएम में संबोधित कर रही है और उनकी वो ये अनाउंसमेंट कर रही है कि एफएमसीजी कारोबार में रिलायंस रिटेल उतर सकती है। ये एक बड़ी घोषणा इस वक्त वहां पर एजीएम से अपडेट ये निकल कर आ रहा है। मयूरेश, आपका क्या व्यू बन रहा है ये जो अभी एक अनाउंसमेंट आई है इसको लेकर? एफएमसीजी स्पेस में भी अब रिलायंस एंट्री ली जा रही है। Well, नहीं, absolutely. I think that announcements have just started happening. But I think जो milestones इन्होंने अचीव किए हैं पिछले वर्ष में FY22 में 7.8 मिलियन स्क्वायर फीट ऐड किए हैं, अच्छे खासे स्टोर्स ऐड किए हैं, 22 बिलियन की स्टोरेज स्पेस इन्होंने ऐड की इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग। और इसलिए आई थिंक जो नया एफएमसीजी बिजनेस है, हालांकि आई थिंक थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि हमने देखा है जब आईटीसी ने स्टार्ट किया था अन्य एफएमसीजी कारोबार, थोड़ा रैंप अप के लिए समय लगता है, क्योंकि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स लगती है आई थिंक ये अच्छी खासी रहनी पड़ती है। एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि यू हैव टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट वेरी वेरी वेल। और वॉल्यूम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो जियो मार्ट से ऑलरेडी इनका एग्जिस्टेंस है, आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस पोजीशन है। इन काफी कंपनीज को एक सेटअप करना पड़ता है डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू। रिलायंस के लिए आई थिंक जियो मार्ट का एक एडेड एडवांटेज जरूर आता है। इसलिए आई थिंक द ईज ऑफ प्रोबेबली पुटिंग दीज प्रोडक्ट्स थ्रू टियर 2 टियर 3 टाउन्स में वेयर जियो मार्ट इज प्रेजेंट, जहां पे इनके रिटेल स्टोर भी प्रेजेंट है, या अन्य एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को जो आई थिंक है ये केटर करने में और मार्केट करने में बहुत सहायता देंगी। तो मुझे लगता है आई थिंक दे हैव टू बी इनोवेटिव इन दी अदर एफएमसीजी बिजनेस एज वेल। और कंपटीशन शायद अदर एफएमसीजी प्लेयर्स को पड़ेगा, तो आई थिंक दूसरे एफएमसीजी प्लेयर्स शायद थोड़े रिएक्ट कर सकते हैं विद रिलायंस एंट्री इनटू व्हाट प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली दे आर गेटिंग इनटू। बट इवन फॉर दी जियो पार्ट, आई थिंक जियो के लिए भी उन्होंने कहा है कि 80% ऑफ द ऑर्डर्स आर रिपीट ऑर्डर्स, यानी कस्टमर स्टिकीनेस बहुत जबरदस्त रहता है। एंड बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप जियो मार्ट इकोसिस्टम से 20 लाख से 1 लाख तक लेके जाने की इच्छा रखते हैं। मुझे लगता है कि जो इनडायरेक्ट होते हैं, जो छोटे एसक्यूज होते हैं, इनको रखना और मार्केट करना भी बहुत आसान होता है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। सो आई थिंक थोड़े अदर प्लेयर्स रिएक्ट कर सकते हैं विद दिस अनाउंसमेंट दैट रिलायंस हैज मेड स्पेसिफिकली एफएमसीजी बिजनेस को लेकर। ठीक है,
या एफएमसीजी बिजनेस की बात भी हो रही है, 2-3 और क्रूशियल पॉइंट्स निकले हैं। शरद के साथ मैं डिस्कस ही कर रही थी। शरद, दो चीजें, एक तो जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस में 75,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस करेगी अगले 4 साल के लिए, तो यानी ये क्या क्या कैपेक्स हो सकता है, कहाँ कैपेक्स लग सकता है? तो इनके बहुत सारे केमिकल प्लांट्स हैं, तो इस पे जो है अलग अलग वैरायटीज पे जो है इन्वेस्टमेंट्स का है, लेकिन हालांकि पूरी तरह स्पेल आउट नहीं हुई कि कैपेक्स कौन से प्लांट में लगेगा, पर पर पूरी जो अगर बताएं तो अगले 4 साल में ये कैपेक्स की प्लान्स जो है अनाउंस की गई है। 75,000 करोड़ का आंकड़ा है, और लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज भी कहे हैं, और ये फ्यूचरिस्टिक व्यू है। यहाँ पे रिलायंस जो है भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा, दुनिया का माफ करिएगा, वो सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने वाले हैं, और ये पहला फेज कंप्लीशन 2025 तक होने वाला है। अब कार्बन फाइबर का जो यूजेज होता है, ऑटो में होता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है, और इसके जो वेट होते हैं बहुत लो वेट होते हैं, और इसके ड्यूरेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। और आगे चलते हुए जिस तरह आप कह सकते हैं कि ESG रेशियोज पे फोकस रहेगा, और ऑफकोर्स जो इसके ड्यूरेबिलिटी के कारण जो है कार्बन फाइबर पे बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो ऑफकोर्स ये बहुत फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट है OTC बिजनेस का। और दो इंपॉर्टेंट आंकड़ों के बारे में भी मैं बात कर लेता हूं कि रिलायंस जो है अपने डेज हाई से 2% से ज्यादा क्रैक कर चुका है, और दूसरा बात यह है कि 2 लाख व्यूअर्स थे AGM में अराउंड 2 बजे, और अब जो है 4 लाख व्यूअर्स का आंकड़ा आ चुका है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। सारे बिजनेसेस की जो है बारे में धीरे धीरे करके जो है आउटलुक आ रहे हैं, पर अभी भी बाजार को जो है 2 अहम बात पे फोकस है कि आगे चलते हुए लिस्टिंग प्लान्स क्या हो सकती हैं जियो रिलायंस रिटेल की, और सक्सेशन प्लान क्या रहेगा। तो बाजार जो है आप देख सकते हैं अभी जो है प्रेशर पे है। थोड़ा सा रिलायंस पे प्रेशर बड़ा है, लेकिन इस बीच अगर ये प्रेशर वाली सिचुएशन है तो बाइंग के मौके कहाँ हैं, ये संजीव वसीम से हम समझते हैं। चलिए। गुड आफ्टरनून संजीव जी। संजीव जी, आज रिलायंस पर तो बड़ी नजर है बाजार की, और बाजार रिएक्ट भी कर रहा है, क्योंकि अभी तक कोई खास बड़ी क्रूशियल चीज जो सुनना चाहता है बाजार, अब तक दोनों ही इनकी आर्म्स की लिस्टिंग की कोई उस पर अनाउंसमेंट नहीं हुई है, सक्सेशन प्लान पर अब तक नहीं हुई है, 5G रोल आउट की बात तो काफी हद तक प्राइसिंग थी। आप सबसे ज्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस से, किन बातों पर आपकी नजर है? There is already a change visible from oil to chemicals. They have diversified into retail. They've diversified into clean energy. They've diversified geoscattering. So obviously they are slowly but surely moving away from OTC business, and which is the need of the hour. And I think energy and clean energy will be the next play, which is very, very positive. As a disclosure, we have a position and we have been recommending SW Solar, which was acquired by them at 375. At 300, you have a very good risk reward of buying SW Solar. So the rest we will see as the market develops what the new game plans are, because Reliance is innovative. वो अगले 20 साल का सोचते हैं। बिल्कुल सोचता है, जब भी तो उन्होंने कहा था डेटा इज द न्यू ऑयल। एब्सोल्युटली संजीव जी। तो ऐसे में आप बाजार में कहाँ मौके ढूंढने चाहिए बाइंग के? आप कितनी स्मार्ट रिकवरी सुबह से आई है, आपसे जब सुबह बात भी कर रहे थे उसके बाद से लगभग और 200 पॉइंट की रिकवरी आप निफ्टी में दिखी है। हाँ बिल्कुल, तो लेफ्ट आउट फीलिंग ह्यूज है। कोई भी ऐसा दिन आए जहां इतनी बड़ी फॉल आएगी, दैट विल बी अरेस्टेड बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग अंडर ओनरशिप। और इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट। यू हैव सीन दैट ग्लोबली इन ऑल क्यूज वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज के लिए मेरे 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? हाँ जी बिल्कुल, बताएं संजीव जी। तो देखिए, मैं फिर ट्रैवल कर रहा था इस वीकेंड और आगे भी, और GMR के अगर आप एयरपोर्ट पे जाएं दिल्ली में तो आप देख सकते हो हाउ मच ऑफ मोर कैपेसिटी एडिशन इज कमिंग अप, एंड आई एम convinced that GMR is going to be an international play as far as airports go. They've already acquired that in Malaysia, in Indonesia, और इंडिया में जिस तरह का उनका रुझान है, you know, they've demerged their power business, they are whole hog into airports and division, and I think they are going to be a bigger success story. तो मुझे तो 50 रुपए उसके ऊपर का भाव दिखता है। अभी 34, सवा 34 में लीजिए, 33 रुपए का स्टॉप लॉस, 37.5 रुपए का टारगेट ऑन GMR. माई सेकेंड प्ले अगेन वुड बी HDFC, the largest mortgage company. और अगर दीपक पारिक जी इतने बुलिश है इंडिया में, तो HDFC has to be, you know, laughing it straight to the bank. 2370 रुपए में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2330. दिस इज हेडेड टू 2500. ठीक है, HDFC लिमिटेड और GMR, ये आज 2 आपकी पिक्स रहेंगी। बिल्कुल शुक्रिया संजीव जी इस पिक्स 2 देने के लिए। कल सुबह फिर होगी आपसे 10 बजे मुलाकात।
चलिए तो एक बार फिर से बाजार पर रुक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और कहाँ बाइंग के मौके बन रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले राजेश पालविया और हमारे साथ राहुल शर्मा दो, और अब हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी बने हुए हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। आप इस वक्त मार्केट्स पर क्या व्यू बना रहे हैं, इंडेक्स पर आप क्या व्यू बना रहे हैं? आज हमने देखा एक गैप डाउन तो था, लेकिन वो डिप्स बॉट हुए हैं। क्या कहीं से आपको भी थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस और दिख रही है? क्योंकि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मान रहे हैं वो क्लोजिंग को एक बार वॉच आउट करना चाहेंगे। आप कैसे लेवल्स को देख रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो मार्केट है उसमें वेरी क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश हुई है, और अगर इस पर्टिकुलर सेल ऑफ को अगर देखते हो और आज जितने बड़े गैप से मार्केट खुला है, एक बात तय है कि मार्केट, मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जैसे कि 17,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, रिट्रेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल वहां पे बन के आ रहा है, और 200 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज जिसे हम क्लोजली ट्रैक करते हैं वो भी तकरीबन 17,000 के करीब का है। तो हमें लगता है कि मार्केट में नो डाउट कि इतने बड़े फॉल के बाद एक रिबाउंड आना ही था, क्योंकि डीपली ओवरसोल्ड हो रहा था मार्केट। एक रिबाउंड हमने देख लिया, बट अभी इसके बाद हमें लगता है कि शायद एक बार मार्केट 17,100 से लेकर 17,000 के लेवल्स शायद आने वाले 1 या 2 दिन में दिखेंगे। साथ ही साथ परसों छुट्टी भी है, तो हमें लगता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, और जो मार्केट प्लेयर्स रहेंगे वो शायद इस छुट्टी के बाद, यानी कि शायद या तो इस वीकेंड के आसपास या तो अगले वीक में बड़ी पोजीशंस बनाएंगे। तो करंट लेवल पे तो हमें लगता है कि मार्केट में कॉशियस रहना जरूरी है। नो डाउट आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, काफी सारे स्टॉक्स में अच्छे एक्शन है, लेकिन अगर एक ब्रॉडर निफ्टी के ऊपर व्यू लेना है तो हमें लगता है कि 17,000 17,100 तक का इंतजार करना जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे में आपकी फिर यहाँ ट्रेडिंग बेट्स क्या होंगी? आप देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो काफी है, क्या आपका मिड कैप, आपकी नजर मिड कैप पे है? देखिए, बिल्कुल, अगर मार्केट में अगर फोकस करना है तो उन स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जिसमें ओवरऑल मोमेंटम इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे कि टाटा केमिकल्स है, यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है कि ये स्टॉक ने 1100-1120 के करीब काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना दिया है, और ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में तो अच्छे रिटर्न्स देगा ही, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में भी हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 1170 से लेकर 1200 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से टाटा केमिकल्स को लॉन्ग करके चले, 1100 का स्टॉप लॉस रखे, और अगर किसी एफएमसीजी काउंटर पे अगर थोड़ा सा डिफेंसिव व्यू से अगर फोकस करना है तो आईटीसी को लॉन्ग करके चले, जो 314-315 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से ये स्टॉक वापस एक बार 325 या 330 के भी लेवल्स दिखा सकता है, और स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 309 का रहेगा। तो आईटीसी और टाटा केमिकल्स, इन दो स्टॉक्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, आईटीसी और टाटा केमिकल्स। आज एफएमसीजी पैक में आपको थोड़ी स्ट्रेंथ है भी, क्योंकि बाजार थोड़े डिफेंसिव मोड में था, और सारे आपने आज एफएमसीजी काउंटर्स में अच्छी तेजी भी देखी है, लेकिन अच्छी शार्प रिकवरी आपको बाजार में जो पुल बैक आया वहां पर आपको क्लियरली सीमेंट से पहले आया, उसके बाद ऑटो ने उसे कैरी फॉरवर्ड किया, और अभी आप इस वक्त देख रहे हैं कि आपको कंज्यूमर स्पेस में सबसे ज्यादा बिल्टअप दिखाई भी दे रहे हैं। और एज यूजुअल जिस दिन बाजार वीक वैसे ही होता है उस दिन आईटी की और ज्यादा पिटाई होती है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा शॉर्ट जो आपको दिख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी स्पेस में ही दिख रहे हैं। लेकिन फार्मा स्पेस में क्या, अगर बाजार थोड़ा सा कॉशियस मोड में है 1-2 दिन के लिए, तो क्या राजेश फार्मा स्पेस से बेट्स लेना बेटर होगा? अभी इस वक्त आप देखें भी तो आपको फार्मा स्पेस में सबसे मैक्सिमम शॉर्ट कवरिंग भी दिख रही है। तो प्रियंका जी, देखिए, अभी भी फार्मा स्पेस में स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है। हमें लगता है कुछ सिलेक्टेड स्टॉक है जहां पे जरूर थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट लोअर साइड से बना है, उसमें हम यहाँ पे सिप्ला हमारे फोकस में और सन फार्मा, 2 स्टॉक्स पे हमारा व्यू यहाँ पे बाय का है। बाकी स्टॉक्स में अभी भी हमें लगता है कि सच कोई क्लैरिटी नहीं है ट्रेंड की। तो सिप्ला का यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और स्टॉक में देखें तो आज भी डिप जो मिली थी उसके बाद वहां से लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग बनी है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 980 के ऊपर सस्टेन करेगा, कोई भी वॉलेटिलिटी के चलते अगर डिप मिलती है उसके नजदीक, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। और जब ये स्टॉक में वापस 1035 के लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक वापस से ही अपना जो अप ट्रेंड यहाँ पे जो देखने को मिला था पिछले कुछ हफ्तों में वो वापस से रिज्यूम होते हुए दिखेगा, और स्टॉक में फिर हायर साइड के 1075 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखेंगे। अगर हम सन फार्मा में देखें तो सन फार्मा ऑलमोस्ट ये करेक्शन के बाद अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और हमने देखा है कि स्टॉक में यहाँ पे यही रेंज से हर बार स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस दिया है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं सन फार्मा में अगर यहाँ पे 865-870 का रेंज नहीं टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ से स्टॉक में एक पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 900-910 की तरफ लेके जा सकता है। तो सन फार्मा और सिप्ला पे फोकस किया जा सकता है फार्मा स्पेस पे। ठीक है,
फार्मा स्पेस से आपको यहाँ सन फार्मा पसंद आता है, लेकिन इस बीच में हम अगर बैंक्स पर फर्दर और शॉर्ट के मौके देख रहे हैं राहुल, जो आप भी कह रहे थे कि शायद आप बाजार के लेवल्स को वॉच आउट करना चाहेंगे एट द क्लोजिंग, तो क्या यहाँ पर कुछ मिड कैप बैंक्स आपको ज्यादा वीक दिख रहे हैं, वहां कोई शॉर्ट का ट्रेड आप लेना चाहेंगे, या लार्ज कैप आईटी जैसे इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स आप लेना चाहेंगे शॉर्ट के मौके? देखिए प्रियंका, मेरा मानना है कि शॉर्ट के मौके अभी इतने क्लियरली नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर बैंक निफ्टी को देखें तो वो काफी ज्यादा अपने लोअर स्टेज पे चल रहा है। सो उतना कन्विक्शन नहीं बन पा रहा है बैंक्स के साथ में। ऑल्दो जिस तरीके की प्रेजेंस अभी तक आईसीआईसीआई ने बैंक ने बनाई थी, काफी बड़ी चाल हमको देखने को मिली थी, और पिछले 2-3 सेशन से ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि वहां पे उतनी चाल नहीं आ रही है और ऑन दी डाउन साइड फर्दर जा रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक, मेरा मानना है कि अगर 845 के लेवल्स को अगर ब्रीच करा तो डेफिनेटली वहां पे एक बड़ी गिरावट आ सकती है, जिसमें कि स्टॉक जो है करीबन 800 के लेवल्स तक जा सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक को वॉच लिस्ट में रखिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो उसको 845 के लेवल्स के आसपास जब ये ट्रेड कर रहा हो तब शॉर्ट करें, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ माइनर 853-855 लेवल्स, एंड इट मे लीड टू अराउंड 800 लेवल्स इन आईसीआईसीआई बैंक। सो ये बैंक का है, बट अदरवाइज कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफी अच्छा मुझे लगता है कि यहाँ से ऑन द लोअर लेवल्स आपको एक्यूमुलेट करनी चाहिए इवन फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर आप अलाउ करें तो मैं यहाँ पे उन स्टॉक्स पर डिस्कस करना चाहूंगा। एब्सोल्युटली, बताएं राहुल। देखिए प्रियंका, सबसे पहले मेरी नजर बनी हुई है एनटीपीसी पे। जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले जितने भी स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली देखने को मिली थी, इवन एनटीपीसी में भी काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी, बट एट दिस करंट लेवल मुझे लगता है कि एनटीपीसी इज अ गुड बाय, और यहाँ पे आप 161 पे जो अभी ट्रेड कर रहा है आप इसको यहाँ पे परचेज करें। मुझे लगता है कि जैसा सेटअप बना है इसका ओवरऑल यहाँ से स्टॉक 175 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 175 के टारगेट्स के साथ में आप एनटीपीसी को बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 156। सेकंड मेरी नजर है इंडियन होटल पे। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा नजर आ रहा है, काफी अच्छी बढ़त इसने दिखाई थी, एक कांस्टेंट इसमें एक हाई टॉप बन रहे थे, और अभी लास्ट 2 सेशन से इसने जो अभी सेटअप बनाया है, मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 300 के लेवल्स तक जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इंडियन होटल में अपना यहाँ पे इस लेवल पे बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 300, एंड स्टॉप लॉस शुड बी मेंटेन्ड एट 275 लेवल्स। थर्ड इज अनदर पीएसयू कंपनी बीएचईएल। यहाँ पे भी सेटअप बहुत पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि सही लेवल्स हैं। आज भी मार्केट की इतनी बड़ी गिरावट के बाद में इतनी अच्छी तरीके से ये होल्ड करके रखा हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 65 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। तो 65-66 के टारगेट के लिए बीएचईएल को बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 56। ऑलराइट, ठीक है। श्रीकांत, आप कुछ अपनी यहाँ पिक्स ऐड करना चाहेंगे? आज स्कॉट्स में बहुत अच्छी एक मूव देख भी रहे हैं, क्योंकि ऑटो नंबर से पहले आज और कल के लिए ट्रेड भी थे। स्कॉट्स में जिस तरह की मूव आ रही है, क्या आपको ऑटो स्पेस से कुछ और भी पसंद आ रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, अगर ऑटो में अगर फोकस करना है तो हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और आयशर मोटर्स इन दोनों पे फोकस कर सकते हैं। एस्कॉर्ट्स ने नो डाउट काफी अच्छी रैली दिखाई है और ऑल टाइम हाई के ये नजदीक भी आ चुका है। तो अभी हमें लगता है कि शायद थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुकिंग का एक ट्रेंड बन सकता है, लेकिन ओवरऑल ये स्पेस में काफी सारी एक्शन है और हमें लगता है कि इसमें न्यूज फ्लो भी जारी रहेगा। मारुति का भी अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आज की इसकी जो क्लोजिंग है वो काफी बढ़िया है और ये भी स्टॉक चल सकता है। लेकिन चूंकि ये एजीएम के काफी नजदीक है, बड़े इवेंट के नजदीक है, तो हमें लगता है कि करंट लेवल से अगर किसी एक स्टॉक को अगर लॉन्ग करना है तो हमें लगता है कि आयशर मोटर को लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो तकरीबन 3290 के करीब ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा करेक्टेड है, लेकिन अगर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो वो फेवरेबल है। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 3240 का, जो आज के लोस थे, और टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे वापस एक बार 3450 से लेकर 35। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आयशर मोटर पर एक व्यू रहेगा। इस बीच हम देख रहे हैं कि आज कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पर भी एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप तो दिखाई दे रहा है। राजेश, क्या यहाँ पर आपके कोई ट्रेड्स होंगे, या फिर आप यहाँ पर इस वक्त अब बीटीएसटी ट्रेड्स क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स आप ज्यादा देख रहे हैं और हेज्ड मे बी? कैश सेगमेंट में मिड कैप स्पेस में तो अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ और हमें लगता है कि वहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें एक आरके फोर्ज पे यहाँ पे भी फोकस है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें लगता है जिस तरीके से आरके फोर्ज का सेटअप बना हुआ है और आज जो बाइंग इंटरेस्ट बना है प्राइस एक्शन के चलते, हमें लगता है ये स्टॉक में बीटीएसटी किया जा सकता है। 210-215 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखें करीब 193 के आसपास।
जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एबीएफआरएल पे भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। जिस तरीके से स्टॉक इतने वोलेटाइल मार्केट में भी 300 के ऊपर वापस सस्टेन करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। लास्ट सीरीज में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था स्टॉक का। हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 315 318 तक के, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 296 का। तो अभी हम आरके फोर्ज और एबीएफआरएल पे यहाँ पे बीटीएसटी इनिशिएट करने की सलाह देंगे। आपने कोरोमंडल पे बात किया था, वो स्टॉक तो काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू किए हुए, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बने हुए हैं स्टॉक में। और अगर स्टॉक को देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक मूव होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिनके पास भी पोजीशन बने रहना चाहिए कोरोमंडल में, हम यहाँ पे पोजिशनल टारगेट 1140 1150 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को अब हायर साइड पे मूव करने की सलाह देंगे, 1030 का स्टॉप लॉस कर ले और अपसाइड में पोजिशनल टारगेट 1140 1150 तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, एब्सोल्युटली। और इस बीच आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी पैक में आपको मैरिको हो, कोलपैल हो और दूसरे तमाम, हमने सुबह के ट्रेड में देखा भी कि जितने भी लार्ज कैप एफएमसीजी थे वहां पर भी एक अच्छा मोमेंटम था। ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स हो, नेस्ले हो, वहां पर भी आपको एक अच्छी मूव दिखी। और अब कई सारे और दूसरे काउंटर्स जहां पर आपको लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, इंडिया मार्ट जैसे काउंटर हो, पॉलीकैब हो, बाटा इंडिया हो, वहां पर भी आपको अच्छी मूव तो दिख रही है। इंडिया मार्ट पर क्या व्यू बनेगा आपका? अगर यहाँ से कोई अब तक नहीं बाय कर पाया हो, क्योंकि पिछले हफ्ते भी इसने अच्छे रिटर्न्स तो दिए, श्रीकांत, इंडिया मार्ट पे इन लेवल्स पर अगर कोई बाय करता है तो क्या टारगेट आय कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए? बिल्कुल। तो देखिए, अगर इंडिया मार्ट की अगर यहाँ से अगर कोई पोजीशन बनानी हो तो बिल्कुल बनाई जा सकती है, क्योंकि ये स्टॉक में जो एक फॉर्मेशन बन रहा है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है और कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ऐसे फॉर्मेशन हमें देखने मिलते हैं। ये जो कंसोलिडेशन है वो बुलिश कंसोलिडेशन है और अगर इसके टारगेट्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें लगता है कि शायद ये 5000 5100 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन हमें लगता है कि शायद 4600 के लेवल्स ये इमीडिएट बेसिस पे भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा 4300 के करीब का, जो काफी नजदीक का है। और अगर थोड़ा सा अगर यहाँ से पोजिशनल अगर व्यू है, यहाँ से अगर एक 15 से 20 दिन या तो एक महीने का अगर व्यू है, तो हमें लगता है कि 4200 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें 5000 5100। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपका कोरोमंडल पे इंडिया मार्ट पे एक व्यू रहेगा। इस बीच जो आज हम बाजार में देख भी रहे हैं कि आप क्लियरली आपको जो दो स्पेसेस निकल कर आए हैं वो एफएमसीजी, ऑटो, इनमें तो आपको अच्छी मूव आज के दिन में दिखाई दी है। सीमेंट स्पेस में भी हमने देखा था कि सुबह जो पहली रिकवरी आई थी राजेश, वो सीमेंट स्पेस से आई थी, पर वो ज्यादा मूव सस्टेन नहीं हुई। इस वक्त आप और सीमेंट के लिए प्लेस भी बहुत सारे हैं। जेके सीमेंट पर आपका क्या व्यू रहेगा, या फिर सीमेंट स्पेस से आपको ट्रेडिंग के लिहाज से और कौन सा स्टॉक अच्छा पसंद आता है? बिल्कुल, आप ये करिए, देखिए सीमेंट स्पेस पे मूवमेंट तो अच्छा बना हुआ है और हमने देखा है कि जब से मुझे और एसीसी का जो डील के चलते हमें लगता है कि ये सीमेंट स्पेस एक अच्छी लाइमलाइट में बना हुआ। पिछले हफ्ते भी एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ था। हमें लग रहा है कि ग्रेसिम को यहाँ पे देखा जा सकता है। ग्रेसिम के सेटअप अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है डिस्पाइट ऑफ वोलेटाइल मार्केट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रेसिम में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 1690 से लेकर 1700 तक के अपसाइड ग्रेसिम में आते हुए दिख सकती है। तो ग्रेसिम यहाँ पे एक हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे करीब 1640 के आसपास। जेके सीमेंट में भी देखें तो पिछले 3-4 दिन के करेक्शन के बाद स्टॉक में आज लोअर साइड से वापस से जिस तरीके से रिकवरी का ट्रेड बन के स्टॉक अब ग्रीन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि अब ये स्टॉक में अगर 2670 के लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर स्टॉक में एक अच्छा मूव जो कि 2740 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि सीमेंट पॉकेट में एक यहाँ पे अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ग्रेसिम हमारा प्रेफर्ड पिक होगा। जेके सीमेंट पे भी बाई किया जा सकता है 2630 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, ऑलराइट। तो जेके सीमेंट पे एक व्यू रहेगा। इस बीच एक खबर जो आ रही है उस पर प्रकाश प्रियदर्शी हमारे संवाददाता भी हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त ड्राफ्ट बाइंडिंग गाइडलाइंस तैयार कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोक्योरमेंट के लिए। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नेक्स्ट मंथ ये कर सकती है, इस पर गाइडलाइंस ला सकती है। एक बार प्रकाश से और डिटेल्स इस पर समझ लेते हैं। प्रकाश, और क्या डिटेल्स आ रही है आपके पास? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन
और ग्रीन अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है। पॉलिसी का एक हिस्सा पहले ही सरकार ने अप्रूव कर लिया है और अब उसका जो प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट है, क्या क्या गाइडलाइंस होंगे अगर किसी को ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया खरीदना है और सप्लाई से संबंधित क्या गाइडलाइंस होंगे, उससे संबंधित जो बिडिंग गाइडलाइंस है उसको लगभग अंतिम रूप दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने और उसको जल्द ही जारी किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है और उसके बाद जो अंतिम गाइडलाइंस है उसको अगले महीने तक जारी किया जा सकता है। अगर आप जैसा बता रहे हैं जो प्रावधान किए गए इस गाइडलाइंस पे उस पर अगर आप नजर डालें तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो 30 दिन के अंदर 30 महीने के अंदर जो है माफ करें इसकी कमीशनिंग प्रोजेक्ट की करनी जरूरी है। साथ ही साथ जो एंड कंज्यूमर है उसको यूनिफॉर्म टैरिफ के आधार पे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया की सप्लाई जो है वो की जाएगी। एंड कंज्यूमर्स के लिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, इंटरमीडिएटरीज के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा पेमेंट सिक्योरिटी को इंश्योर करने के मकसद से जो भी प्रोक्योरर्स होंगे या जो खरीदार होंगे उनको लेटर ऑफ क्रेडिट देना जरूरी होगा। इसके अलावा कोई भी कंपनी अगर ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया को खरीदना चाहती है तो उसके लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि वो स्टोर कहाँ करेगी, इसके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि है वो 15 से 25 साल तक हो सकते हैं क्योंकि लॉन्गर टर्म में सरकार को ये उम्मीद है कि प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी है उसको बनाने में मदद मिलेगी। इन केस अगर सप्लाई में दिक्कतें आती हैं, किसी तरह की रुकावट होती है और उसकी वजह से जो घाटा होता है तो दोनों को ही, खरीदार को और विक्रेता को, यानी कि जो सप्लाई कर रहा है और जो खरीद रहा है उसको इस घाटे को शेयर करना होगा। इसके अलावा अगर किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में जो वॉल्यूम है, जितनी सप्लाई करनी है और उतनी खरीद अगर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उतनी खरीद नहीं कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया का, वैसे सूरत में जो सप्लायर्स है उसको कॉम्पनसेशन देना जरूरी होगा। तो ये तमाम ऐसे प्रावधान हैं। सोर्स हमें बता रहे हैं कि अगले महीने तक फाइनल गाइडलाइंस जो है वो जारी किए जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है प्रकाश, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव डिटेल का। इंतजार रहेगा आपसे इस पर और अपडेट का। एक बार इसी पिच क्योंकि एजीएम के इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स पर एक वेरी क्विक चेक ले लेते हैं शरद से भी। शरद, तो दो तीन बड़ी बातें जो निकल कर आई हैं तो वो यानी रिलायंस के 5G रोल आउट पर कैपेक्स की अनाउंसमेंट, डेट की अनाउंसमेंट, उसके अलावा जो एक बड़ा कैपेक्स करने वाले OTC कारोबार को लेकर, जियो मार्ट को लेकर कुछ डेटा पॉइंट्स की बात हुई है कि कहाँ कितने स्टोर्स हैं। उसके अलावा आपका कहीं और ध्यान गया जो बड़ी बात हो? जी बिल्कुल, हाँ, तो 5G में ऑफ कोर्स 2 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, आप क्या कह सकते हैं कि लॉन्चेस पे इंपॉर्टेंट बात रही है। की सिटीज पे लॉन्चेस हो रहे हैं दिवाली इस साल के लिए और अगले साल का दिसंबर जो आप 2023 कहेंगे, यहाँ पे पैन इंडिया सर्विसेज देखना होगा। इसके अलावा ऑफ कोर्स उनका एक करार होने वाला है गूगल के साथ जहाँ पे वो लॉन्च करेंगे अफोर्डेबल 5G होम्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है और ये जियो की जो पार्टनरशिप है वो क्वालकॉम के साथ होने वाली है। इसके अलावा जियो क्लाउड PC भी अनाउंस किए जाएंगे और ये 5G टेक्नोलॉजी है, स्टैंड अलोन बेसिस पे रहेगा और एक बहुत पॉजिटिव कमेंट्री आपके फिक्स्ड होम ब्रॉडबैंड के लिए आ रहे हैं और लगभग 11 लाख रूट जो है आपके फाइबर्स में जो है जियो अनाउंस करेंगे। तो ये तो बात हुई जियो की। अब रिलायंस रिटेल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि वो FMCG बिजनेस लॉन्च करेंगे इस साल और रिटेल जो है वन ऑफ द टॉप 10 रिटेलर्स एशिया में रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो मर्चेंट बेस है उसको जो है बढ़ा के 20 लाख मर्चेंट्स कर दे। अब ये ऑफ कोर्स न्यू कॉमर्स एक्टिविटी से होगा और ऑफ कोर्स जियो मार्ट का व्हाट्सएप के साथ भी टाई अप हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप जियो मार्ट से कुछ सामान खरीदते तो सामान भी देख सकते हैं और उसकी जो प्राइसिंग क्या होगी वो अपने व्हाट्सएप के थ्रू देख सकते हैं और ये एक बहुत कन्वीनियंस रहेगा। और आखिर में प्रियंका मैं कहूंगा कि वो 1 करोड़ मर्चेंट्स के साथ जो है पार्टनरशिप पे भी रखेंगे। OTC बिजनेस पे जो है उस पर भी एक इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं अनाउंसमेंट आया है कि 75,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे अगले 4 साल में और ग्रीन से लेके जो ग्रे हाइड्रोजन तक है OTC बिजनेस वो 2025 तक मूव करेगी। बिल्कुल, तो ये सारी बड़ी बातें और 1% तक के करीब आपको रिलायंस का स्टॉक नीचे दिख रहा है। क्या लगता है कि बाजार काफी हद तक प्राइसिंग कर चुका था? श्रीकांत, बहुत हद तक बाजार ने आई थिंक प्राइसिंग कर लिया था कि क्या क्या कुछ आएगा और कोई बड़ी पॉजिटिव सरप्राइज भी नहीं आएगा और बहुत ज्यादा बाजार डिसअपॉइंट भी नहीं हुआ क्योंकि जो 2 बड़ी न्यूज सुनना चाहता था वो तो 5G रोल आउट, सक्सेशन प्लान और ये कि उनकी आर्म्स को वो अपनी रिटेल और अपनी जियो आर्म को किस तरह से लिस्ट करने का आगे का फॉरवर्ड प्लानिंग क्या करती है। लेकिन बहुत हद तक प्राइस इन मूव लग रही थी ये। ऐसे में अब चलिए श्रीकांत, क्या आपके ट्रेड्स होंगे, क्या कोई BTST ट्रेड्स या कैसे आप इस वक्त मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं? क्लोजिंग कमेंट्स क्या होंगे आपके?
बिल्कुल। तो देखिए, अगर मार्केट की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली मार्केट अभी हमें लगता है कि प्रेशर में रहेगा। 17,300 से लेकर 17,400 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और इन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि थोड़ा और भी जितना भी लिक्विडेशन है वो लिक्विडेशन आते रहेगा। साथ ही साथ 17,100 17,000 के करीब ही मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट है। लेकिन साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें लगता है कि काफी सारे मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी हमें तेजी देखने मिलेगी। और अगर इस लेवल से अगर किसी और एक स्टॉक को अगर यहाँ से अगर लॉन्ग अगर लेके जाना है, तो मैं कहूंगा कि इस लेवल पे अपोलो हॉस्पिटल को लॉन्ग किया जा सकता है, जो 4,240 या 4,250 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये हमें लगता है कि ओवरऑल स्पेस में काफी सारी एक्शन है, काफी सारे न्यूज फ्लो है, और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में भी हमें इसमें कंसिस्टेंट बेसिस पे एक्टिविटी देखने मिलेगी। तो ये स्पेस को हम काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, और इसमें हमारा टॉप पिक अपोलो हॉस्पिटल है। 4,250 के करीब खरीदे, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 4,180 का, थोड़ा स्टॉप लॉस 40 से 50 रुपए का है, लेकिन टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे 4,350 से लेकर 4,400 के। तो अपोलो हॉस्पिटल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पसंद आता है आप श्रीकांत को। इस बीच वेरी क्विकली हम ये देख लेते हैं कि कुछ आपको फर्टिलाइजर स्पेस के स्टॉक्स लाइक कोरोमंडल, एसआरएफ, यहाँ पर भी आपको मूव तो दिख रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई पोजीशन आप रिकमेंड करेंगे राहुल? राजेश से ले लेते हैं सवाल। राजेश, फर्टिलाइजर स्पेस से एसआरएफ, कोरोमंडल, कोई और स्टॉक आपको पसंद आता है? फर्टिलाइजर स्पेस पे प्रियंका जी, हमें चंबल यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। चंबल में देखें तो बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में पिछले 4-5 वीक से एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में जो रिकवरी बनते हुए दिख रही है, स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो मोमेंटम बना है ये स्टॉक में करीब 365 की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम चंबल में करीब 340 के आसपास। तो हमें लगता है चंबल को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। और एक स्टॉक जो इस सेगमेंट का नहीं है लेकिन जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टीटागढ़ वैगन लिमिटेड। हमने इस स्टॉक पे पहले भी डिस्कशन किया था और रिकमेंड भी किया था, लेकिन हमें लगता है कि अभी यहाँ पे जिस तरीके से लास्ट 15-20 मिनट में जो मोमेंटम बना है TWL में, ये स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक में 175-180 तक की भी अपसाइड यहाँ पे इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ट्रेंड देखने को मिल सकती। तो टीटागढ़ वैगन पे यहाँ पे हमारी बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे करीब 161। ठीक है, एब्सोल्युटली। चलिए ठीक है परेश, जस्ट टू कंपाइल, आज अगर आप सारे दिन की देखें तो जो रिलायंस की एजीएम की बड़ी बातें निकल कर आई, उसमें से 2-3 बातें तो क्रूशल जिन पर ध्यान गया, लेकिन और बड़ी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। एक तो जो कैपेक्स अनाउंसमेंट हुई 5G को लेकर, साथ ही उनके OTC कारोबार को लेकर, वो जरूर 2 कैपेक्स अनाउंसमेंट आई। उसके अलावा आपके नजर जिस पर गई हो, जो क्रूशल पॉइंट लगाओ, जस्ट टू समराइज दिस। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक केपेक्स प्लान्स बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जो 2 लाख करोड़ का 5G पे केपेक्स, 75,000 का O2C पे केपेक्स अगले 4 वर्षों में, विच मींस बेसिकली 20,000 करोड़ हर वर्ष खर्च किया जाएगा O2C पे। जो 5G का केपेक्स है वो फ्रंट लोडेड है, और कहीं ना कहीं जैसे मोनेटाइज करेंगे 3 महीने में और पैन इंडिया इन दिसंबर, अच्छा खासा एक रिकवरी होगा अगेंस्ट द कॉस्ट दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू इनकर। जो ये प्लांट्स डाल रहे हैं, जैसे शरद ने भी कहा है, कार्बन ऑप्टिक फाइबर का 3 MTPA PTA और 1 MTPA PET प्लांट का, ये ट्रिपल करने वाली अपनी कैपेसिटी बाय 2026 से पूरे विनाइल चेन में, और विनाइल चेन केमिकल्स में हाई मार्जिन बिजनेस होता है। तो रिलायंस इज टैक्टफुली डूइंग केपेक्स इन द राइट एरियाज इन माय ओपिनियन। जियोमार्ट, व्हाट्सएप की आई थिंक जो एक पार्टनरशिप है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग क्रिएटेड फॉर रिटेल, और 700 मेगावाट्स में जो इन्होंने एंट्री ली है, जो लो ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम है, जो फोरे करेगा Tier 3, Tier 4 और रूरल एरियाज में, यह महत्वपूर्ण होगा। ऑब्वियसली आई थिंक पासिंग द बेटन नए जनरेशन को, इसके अनाउंसमेंट्स, IPO की अनाउंसमेंट शायद आए नहीं, बट एज आई सेड आई थिंक इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक वेल प्लान्ड आउट स्ट्रैटेजी होगी टाइमलाइंस को लेके। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी, केपेक्स के अनाउंसमेंट राइट एरियाज में है, और मुझे लगता है अगले वर्षों में दे शुड स्टार्ट रीपिंग बेनिफिट्स फॉर रिलायंस एज अ एंटिटी। ठीक है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। शुक्रिया मयूरेश ये सारा कुछ समराइज करने के लिए और अपना व्यू, अपना एनालिसिस पर शेयर करने के लिए। आज बाजार में हमने क्लियरली देखा कि एक रिलायंस एजीएम ये बड़ा एक इवेंट था।
क्योंकि शुक्रवार की एक बड़ी डाउन मूवमेंट के बाद, यूएस मार्केट की गिरावट के बाद आज इंडियन मार्केट से रिएक्ट करना था और इस रिएक्शन में हमने एक गैप डाउन भी देखा, क्योंकि शुक्रवार को जैक्सन होल से जो निकल कर आए इनपुट्स और वहां बाजार ने वहां रिएक्ट किया। आपने डॉलर इंडेक्स को देखा 109 के ऊपर था, फिर से आपको एक रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट दिखा, बिटकॉइन 20,000 के नीचे दिखाई दिया। इन सभी मूवमेंट के बीच में इंडियन मार्केट्स ने जो एक गैप डाउन ओपनिंग जरूर दी, लेकिन एक स्मार्ट रिकवरी भी आपको दिखाई दी। लगभग 400 पॉइंट्स डाउन थे जब इंडियन मार्केट्स ओपन हुई थी, लेकिन वहां से स्मार्ट रिकवरी आई। पहली रिकवरी को लीड किया सीमेंट पैक ने, ऑटो पैक में से आपको स्कॉच से काउंटर्स ने इसे सहारा दिया और उसके बाद ये बिल्ट अपॉन हुआ बाकी दूसरे तमाम सेक्टर से। लगभग 250 पॉइंट्स की आपको रिकवरी नीचे से देखने को मिली। अब आप 17,300 के पास हैं। रिलायंस एजीएम से पहले तक भी 1% तक की स्ट्रेंथ के साथ था। कोई बड़ी अनाउंसमेंट जो बाजार सुनना चाहता था, उनकी दोनों आर्म्स की लिस्टिंग को लेकर, सक्सेशन प्लान को लेकर, कैपेक्स के अनाउंसमेंट जरूर आई, लेकिन इनको लेकर किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, जिसका आप रिएक्शन साफ तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ये रिएक्शन 1% की ही डाउनसाइड मूवमेंट है, यानी बहुत हद तक ये व्यू भी प्राइस्ड इन था कि कुछ बड़ी चीज नहीं आ रही। और ये हमने हमारी संवाददाता नयनतारा ने ये रिपोर्ट शुक्रवार थर्सडे को ही दी थी कि किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए रिलायंस एजीएम से, ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आएंगी ऑनलाइन जिन पर बाजार आय कर रहा था। लेकिन इस बीच आपने पूरे टेलीकॉम स्पेस के, टेलीकॉम एंसिलरी स्पेस को देखा, वहां बड़ी मूव्स देखने को मिली। आप चाहे नेल्को की बात करें, आप चाहे तेजस नेटवर्क जैसे काउंटर्स की बात करें, वहां पर आपको मूव्स दिखे हैं और ये मूव्स सस्टेन हुए हैं। आज दूसरे बड़े स्पेसेस जहां पर अब अभी फिलहाल क्लोजिंग में हम जब कंक्लूड कर रहे हैं कि आपको कैपिटल गुड स्पेस में भी आपको बड़ी मूव दिख रही है, वालचंद नगर जैसे प्राज और तीतागढ़ वैगन, यहां पर आपको कुछ मूव जरूर देखने को मिली जो अभी तक भी सस्टेन कर रही हैं। उसके अलावा बाजार थोड़ा प्रेशर में, एज यूजुअल आईटी पैक ने ड्रैग किया। एक बार वेरी क्विकली, क्योंकि राजेश आप एक लेवल को, इंडेक्स के एक लेवल को आय कर रहे थे, श्रीकांत हम एक इंडेक्स पे एक लेवल को आय कर रहे थे, क्या ये सपोर्ट के पास बंद हो रहा है, सपोर्ट के ऊपर बंद हो रहा है बाजार? बिल्कुल। तो अगर सपोर्ट्स की अगर बात करें तो 17,300 के करीब एक काफी अच्छी पुट राइटिंग है और दिन में हमने कई बार, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले भी मार्केट 17,300 के नीचे आया था, लेकिन वापस उसी लेवल्स के ऊपर बंद आ रहा है। तो जब तक 17,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक 17,400 की गुंजाइश रहेगी, लेकिन साथ ही साथ 17,400 और 17,500 में भी काफी सारी कॉल राइटिंग खड़ी है। तो हमें लगता है कि जो भी एक्शन रहेगा वो पूरा एक्शन अभी थर्सडे के दिन देखने मिलेगा। शायद अगर हमें कल गैप अप अगर ओपनिंग अगर मिलती है तो हमें लगता है कि वहां पे मुनाफा वसूला जा सकता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि इस मार्केट में आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, स्टॉक्स के ऊपर फोकस लीजिए, वहां पे हमें लगता है कि काफी अच्छे सारे रिटर्न्स बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, शुक्रिया श्रीकांत इस व्यू के लिए। तो क्लोजिंग में हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो दबाव दो सेक्टर्स ने आज दिन भर दिया बाजार पर, वो थे बैंकिंग और साथ ही आईटी, जो ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा वीक भी होते हैं। लेकिन मेटल से आपको इतनी बड़ी ड्रैगर्स नहीं दिखाई दिए। इनफैक्ट मेटल में आपको कुछ काउंटर्स ने सपोर्ट भी दिया। यहाँ पर आपको काउंटर्स लाइक इंडियन होटल्स, मिड कैप स्पेस में, डेरिवेटिव स्पेस में कुछ काउंटर्स जहां पर अच्छी मूव्स देखने को मिली और सस्टेन्ड रही दिन भर। उसमें आपको काउंटर्स लाइक इंडिया मार्ट रहा, इंडियन होटल्स रहा, अपोलो हॉस्पिटल, बाटा इंडिया। हालांकि बहुत बड़ी मूव्स आज के दिन नहीं दिखी, लेकिन आज जो बड़े मूव्स आपको दिखी वो स्कॉट्स में दिखे। 6.5% तक की आपको तेजी स्कॉट में दिखी। आईडीएफसी, इसकी ऑलरेडी स्टिक से को लेकर बात चल रही है और इसी के चलते इसका एक मूवमेंट आपको आज भी दिखा। एफएमसीजी पैक में आपको काउंटर्स लाइक कोलपायल, ब्रिटानिया, मैरिको, यहां से मूव दिखे, क्योंकि बाजार डिफेंसिव मोड में भी दिखाई दिया। एक रिकवरी मोड थी, वो बिल्कुल थी, लेकिन एट द सेम टाइम आज डिफेंसिव बेट्स ज्यादा आपको दिख रही थी। इसके अलावा आपको कुछ और फाइनेंस काउंटर्स लाइक एनएफएसएल हो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, वहां पर मूव जरूर निकलकर दिखाई दिए। स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स, वहां पर भी आपको फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। और अभी फिलहाल क्लोजिंग में आप दो सीमेंट स्टॉक्स भी देख रहे हैं जो हरे निशान में एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक्स लाइक अंबुजा सीमेंट, स्टॉक्स लाइक जेके सीमेंट और यहाँ पर तो बीटीएसटी ट्रेड भी आइडेंटिफाई हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इनफैक्ट सारे स्पेसेस, आप डेरिवेटिव के स्पेस देखें इस वक्त, तो आपको सीमेंट पैक एक ऐसा स्पेस था जिसमें सबसे ज्यादा एडवांसेस भी दिखाई दिए और सबसे ज्यादा डिक्लाइंस आपको फाइनेंस सेक्टर में दिखाई दिए, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी स्पेस में दिखाई दिए। तो ओवरऑल ये एक रिलायंस की एजिंग का भी इंपैक्ट था, ओवरहैंग था यूएस मार्केट्स का, ग्लोबल सिनेरियो का,
डॉलर इंडेक्स में फिर से तेजी का, रुपए में फिर से वीकनेस का, कि आपने आज बाजार को एक रिकवरी मोड में तो देखा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बाजार में एक वीकनेस भी दिखाई दे रही है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद वॉलेटाइल ट्रेड्स आपको इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल रिलायंस की एजीएम से जो बड़ी बातें निकल कर आई वो सिर्फ कैपेक्स अनाउंसमेंट्स को लेकर निकली, अभी तक और इसके अलावा दूसरी बड़ी बातें कुछ नहीं निकली जो बाजार सुनना चाहता था। 5G रोल आउट पे बाजार सुनना चाहता था, वहां पर 5G रोल आउट पे। तो ये 5 बड़ी बातें कि दिवाली तक जियो लॉन्च करेगा 5G सेवा। उन्होंने अपनी ज्योग्राफीज भी यहाँ डिफाइन करी कि कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, यहाँ पर आपके 5G रोल आउट दिवाली तक हो जाएंगे और पूरे देश 2 दिसंबर तक तो पूरे देश में 5G आ जाएगा। टैरिफ प्लान्स क्या होंगे, किस फेज में होगा, ये डिटेल्स और आएंगी, लेकिन इस बीच ये बड़ी बातें थी। FMCG बिजनेस में उतरेगी रिलायंस, ये एक क्रूशियल पॉइंट निकला। जियो मार्ट को लेकर उन्होंने कई बातें, डेटा पॉइंट्स भी रखे। हजीरा में कार्बन फाइबर प्लांट शुरू करेगी कंपनी। कैपेक्स अनाउंसमेंट किया अपने OTC कारोबार को लेकर। जामनगर में 16 गीगा प्लांट 2024 से शुरू होगा। तो ओवरऑल कुछ कैपेक्स को लेकर नए प्लांट्स और नई अनाउंसमेंट जरूर की, लेकिन बाजार को जिन बातों का इंतजार था वो निकल कर नहीं आया और बहुत हद तक ये मूव शायद प्राइस्ड इन थे कि आपने इतना बड़ा कट नहीं देखा आज। चलिए इसी के साथ शो को फिलहाल यही समेटते हैं। कल सुबह ओपनिंग है, फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पिक्स और स्ट्रैटेजी हमसे शेयर किया, और शरद का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज सारी रिसर्च शरद ने हमारे साथ स्टूडियो में शेयर करी। चलिए इसी के साथ दीजिए हम दोनों को इजाजत, नमस्कार।